हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की यूपीपीसीएस 2020 की ऑफिशियल टेस्ट सीरीज से हम लोग करंट अफेयर्स का टेस्ट इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। 27 अप्रैल को हमारे सभी ऑफिशियल ग्रुप्स में और टेस्ट सीरीज के ग्रुप में टेस्ट कंडक्ट हुआ होगा। पेड ग्रुप के सारे मेंबर्स इस लिंक से अपना जो है सोल्यूशन मैच कर सकते हैं। अगर कोई कंफ्यूजन रह गई है तो इसमें हम लोग इसको क्लियर कर लेंगे। यूट्यूब पर जो इस वीडियो को फ्री में देख रहे हैं, आप अपना अप्रिसिएशन दे सकते हैं लाइक शेयर कमेंट के फॉर्म में। और अगर हमारे टेस्ट सीरीज और पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इन दो नंबरों पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हाल ही में केंद्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जन सूचना पोर्टल का लोकार्पण किया गया था। तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये पोर्टल केंद्र सरकार का था ही नहीं, ये है राजस्थान सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। वहाँ का जो जन सूचना और प्रौद्योगिकी संचार विभाग है उसने इसको लॉन्च किया। इसमें जो है एक ही स्थान पर 13 विभागों की 23 सरकारी योजनाओं और सेवाओं की जानकारी इस पोर्टल के माध्यम से राजस्थान के लोगों को प्राप्त हो सकती थी। तो पहला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया। अगला स्टेटमेंट है, प्रकाश पोर्टल का उद्देश्य सभी स्टेक होल्डर्स यानी हितधारकों के बीच कोयला आपूर्ति के बेहतर समन्वय को सुनिश्चित करना है। तो ये वाला करेक्ट हो गया, हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा बी है, ओनली 2। प्रकाश पोर्टल का फुल फॉर्म ही है पार रेल कोयला अवेलेबिलिटी थ्रू सप्लाई हार्मनी। तो कौन कौन स्टेक होल्डर्स यानी हितधारक है यहाँ पर? कोयला मंत्रालय, कोल इंडिया, विद्युत मंत्रालय, रेलवे विद्युत सेवाओं के मध्य कोयला आपूर्ति का जो समन्वय है उसे बेहतर करना है। ये यहाँ पर लक्ष्य प्रकाश पोर्टल का। तो आपने देखा होगा हमारी आंसर की में होती है काफ़ी सारी डिटेलिंग भी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रिपेयर किया गया है। पहला स्टेटमेंट हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि नीति आयोग ने ये स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स लॉन्च किया था। कोलैबोरेशन जरूर था यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स का, वर्ल्ड बैंक का और सेक्टर एक्सपर्ट्स का, लेकिन इसको जारी किसने किया है? नीति आयोग ने, ध्यान रखिएगा। पहला स्टेटमेंट हमारा हो गया रॉन्ग। अगला है कि वर्ष 2016-2017 के लिए केरल ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। उत्तर प्रदेश ने सबसे कम स्कोर किया है। छोटे राज्यों की कैटेगरी में मणिपुर जो है शीर्ष प्रदर्शन करता है, टॉप परफॉर्मर, और अरुणाचल प्रदेश जो है अंतिम स्थान पर रहा है। ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। उसके बाद है केंद्र शासित प्रदेशों में यानी कि यूनियन टेरिटरीज की कैटेगरी में चंडीगढ़ जो है शीर्ष स्थान पर रहा है, लक्षद्वीप सबसे निचले स्थान पर रहा है। तो आपने देखा पहला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया, बाकी सारे करेक्ट हैं। तो आंसर हो जाएगा सी, 2, 3, 4 ओनली करेक्ट, 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? स्वीडिश एकेडमी ने 2019 और 2018 हेतु 2 विजेताओं की घोषणा की। उल्लेखनीय है कि एकेडमी ने 2018 के लिए नोबेल पुरस्कार की घोषणा नहीं की थी। ये करेक्ट है। आपको पता है कि B2 कैंपेन की वजह से वहाँ पर एकेडमी पर जो आरोप लग रहे थे, तो लिटरेचर पर जो कमेटी थी उसके लोगों पर आरोप लगे, तो आ ही नहीं पाया था 2018 का नोबेल पुरस्कार का लिटरेचर वाले सेक्शन में अवार्ड। ठीक है, तो ये करेक्ट है। ऑस्ट्रिया के लेखक जो हैं पीटर हैंड के, उनको नोबेल पुरस्कार मिला था 2019 के लिए। यहाँ पर लिखा है ऑस्ट्रेलियन, तो ये गलत हो गया। ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया में अंतर है, तो ये सब जो है हमको रीड करना चाहिए क्वेश्चन रीड करते समय। कोई अगर इस पे ध्यान ना दे तो इसको सही कर सकता था। ये पीटर हैंड के जो है ये ऑस्ट्रेलिया के नहीं है, ये ऑस्ट्रिया के हैं। ठीक है, 2018 का नोबेल पुरस्कार पोलैंड की लेखिका ओल्गा टोकार्जुक को दिया गया था, बिल्कुल करेक्ट है। इन्होंने जो है बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार भी जीता था 2018 में। ओल्गा ने जो है मैन बुकर, हाँ ये मैन बुकर जीता था। ये मैंने बताया आपको, मैन बुकर का इंटरनेशनल पुरस्कार अलग होता है और मैन बुकर का पुरस्कार अलग होता है। ठीक है, तो ओल्गा टोकार्जुक को मैन बुकर का इंटरनेशनल पुरस्कार मिला था 2018 में। ठीक है, तो अगला है आखिरी स्टेटमेंट, स्टेटमेंट नंबर 5। 2019 का नोबेल पुरस्कार इथोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली को मिला है, ये भी करेक्ट है। और कुल मिला के पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। नॉट करेक्ट वाला हमको मिल गया, नॉट करेक्ट है सेकंड वाला, तो सारे के सारे करेक्ट हो जाएंगे सेकंड के अलावा। तो 1, 3, 4, 5 हमारे करेक्ट हो जाएंगे। आंसर हो जाएगा हमारा सी, 1, 3, 4, 5। हमारे आंसर की में पूरा एक्सप्लेनेशन और डिटेलिंग होती है कि कोई स्टेटमेंट क्यों सही है, कोई स्टेटमेंट क्यों गलत है, और ये हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है। जो लोग हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करते हैं उनको हिंदी की पीडीएफ अलग मिलती है, इंग्लिश की अलग मिलती है, और जिसको दोनों भाषाओं में समझना है उसको बाइलिंगुअल पीडीएफ भी मिलती है। अगला क्वेश्चन है हमारा स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का है कि चिली में दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम भंडार है। ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि चिली में नहीं है, ये है बोलीविया में, उसकी नेबरिंग कंट्री में। सलार द विनी
दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम भंडार है, ये करेक्ट है। और जो लिथियम का नरम चांदी नुमा लिथियम एक नरम चांदी नुमा सफेद क्षारीय धातु है, करेक्ट है, बेसिक है ये। लिथियम को खनिज तेल में संग्रहित किया जाना चाहिए, ये भी करेक्ट है क्योंकि हाईली रिएक्टिव है ये। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 2, 3 एंड 4 ओनली, 2, 3, 4। सालार द्वीनि जिसके बारे में लिखा हुआ है सॉल्ट बेड के नीचे लिथियम का सबसे बड़ा भंडार है पूरे विश्व का, ये यहाँ पर मिलता है आपको, और बोलीविया में है, ना कि चिली में, ठीक है। बाकी सब डिटेलिंग है। लिथियम के बारे में दिया हुआ है कि नरम चांदीनुमा सफेद क्षारीय धातु है, सबसे हल्की धातु का रिकॉर्ड है इसके पास, और सबसे हल्का ठोस तत्व है ये पूरी पीरियोडिक टेबल में। ये बहुत ज्वलनशील होता है, प्रक्रियाशील होता है, इसे खनिज तेल में रखा जाता है जैसे कि केरोसिन में। फिजियोलॉजी के क्षेत्र में या चिकित्सा के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया हुआ है मेडिसिन के क्षेत्र में, इसके बारे में 2 कथन लिखे हुए हैं। पहला है अमेरिका के विलियम जी कैलिन जूनियर, ब्रिटेन के सर पीटर जे रेडक्लिफ और अमेरिका के ग्रेग एल सिमेंजा को संयुक्त रूप से 3 लोगों को ये पुरस्कार मिला है चिकित्सा कैटेगरी में। उन्होंने पता लगाया कि जब निकटवर्ती परिवेश में ऑक्सीजन का स्तर कम होता है तो हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर नामक प्रोटीन जो है ये सक्रिय हो जाता है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दोनों ही करेक्ट है स्टेटमेंट यहाँ पर सी। केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान में जो नोबेल पुरस्कार मिला है साइंटिस्ट को, उसके बारे में विचार कर रहे हैं। अमेरिकी वैज्ञानिक हैं जॉन गुडइनफ, ये इनका नाम। उसके बाद ब्रिटेन के वैज्ञानिक है स्टैनली विटिंगम, और जापान की अकीरा याशिनो को संयुक्त रूप से केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, ठीक है। एम स्टैनली विटिंगम द्वारा 1970 के दशक में लिथियम आयन बैटरी के विकास की शुरुआत की गई थी, जब इन्होंने टाइटेनियम डाई सल्फाइड को कैथोड और अत्यधिक अभिक्रियाशील लिथियम धातु को एनोड के रूप में प्रयुक्त किया था, ये भी करेक्ट है आंसर। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर हो गए करेक्ट। अगला है कि जॉन बी गुडइनफ ने 1980 के दशक में बैटरी की क्षमता को दोगुना करने के लिए कैथोड पर टाइटेनियम डाई सल्फाइड को कोबाल्ट ऑक्साइड से रिप्लेस किया था, ये भी करेक्ट है। उसके बाद है कि 1991 में अकीरा याशिनो द्वारा व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य प्रथम लिथियम आयन बैटरी विकसित की गई थी। ये आ सकता है, लिथियम आयन बैटरी आजकल काफ़ी यूज में है, तो इसको सबसे पहले किसने डेवलप किया था? अकीरा याशिनो ने, आ सकता है। ये 4 हो गया करेक्ट, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर करेक्ट है सारे स्टेटमेंट्स। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2019 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है स्विट्जरलैंड के मिशेल मेयर एंड डिडियर क्लेलॉज और कनाडाई अमेरिकी भौतिकविद जेम्स पीबल्स को संयुक्त रूप से भौतिकी यानी फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है, ठीक है। इनकी याद में इन्हें ये पुरस्कार ब्रह्मांड की उत्पत्ति और इसमें पृथ्वी के स्थान पर हमारी समझ में योगदान के लिए प्रदान किया गया है, ठीक है। ये जो एग्जैक्ट लाइन है ये नोबेल पुरस्कार की वेबसाइट से कॉपी की गई है, मतलब इतना आपको पता होना चाहिए, अगर स्टेटमेंट में घुमाने की कोशिश करें तो एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। अगला है कि जेम्स पीबल्स को या पेबल्स को ब्रह्मांड विज्ञान के क्षेत्र में सैद्धांतिक खोजों के लिए सम्मानित किया गया। मिशेल मेयर और डिडेर क्लेलोज को सौर मंडल के समान तारे की परिक्रमा करते बहिर्ग्रह एक्सोप्लैनेट की खोज के लिए सम्मानित किया गया है। तो चारों ही स्टेटमेंट यहाँ पर आपका करेक्ट है, आंसर हो जाएगा हमारा डी, ऑल ऑफ द अबव। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संविधान का अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को उन व्यक्तियों को क्षमा देने का अधिकार देता है जो अपराध में लिप्त हैं या फिर जिन्हें दोषी पाया गया है, करेक्ट। संविधान के अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्य के राज्यपाल के पास भी क्षमा करने की शक्ति होती है, करेक्ट है। राष्ट्रपति और राज्यपाल मौत की सजा को माफ कर सकते हैं, ये गलत लिखा हुआ है। मौत की सजा को खाली राष्ट्रपति माफ कर सकते हैं, उपराज्यपाल नहीं, ठीक है। राष्ट्रपति कोर्ट मार्शल सैन्य अदालतों द्वारा दी गई सजा को माफ कर सकते हैं, लेकिन राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो कोर्ट मार्शल में भी आपका ये पार्डनिंग पावर जो है ये राष्ट्रपति के काम में आती है, राज्यपाल के पास कोई ऐसी पावर नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें 1, 2, 4, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हाल ही में फ्रांस, ब्रिटेन और भारत सहित 20 देशों ने संयुक्त राष्ट्र में ऑनलाइन माध्यम से फर्जी समाचार यानी फेक न्यूज़ के प्रसार को रोकने के लिए रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, जिसको रिपोर्टर्स सैन फ्रंटियर्स बोलते हैं फ्रेंच लैंग्वेज में, उसके द्वारा किए गए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। करेक्ट है, करेक्ट न्यूज़ है ये। और इंडिया, फ्रांस, ब्रिटेन सहित 20 देश इसमें शामिल है, ध्यान रखिएगा।
वर्ल्ड प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, प्रेस स्वतंत्रता और प्रेस स्वतंत्रता बैरोमीटर, ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के दो प्रमुख पब्लिकेशन हैं जो हर साल आते रहते हैं। करेक्ट है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो कि आता है सितंबर मंथ में करीब हर साल, 2019 में 180 देशों में भारत को 140वें स्थान पर रखा गया। वैश्विक स्तर पर भारत ने 2 स्थानों का सुधार किया था, यहाँ पर मिस्टेक है, रैंकिंग सही थी लेकिन सुधार नहीं किया था, 2 स्थान डिटोरिएट हो गया था भारत जो है पिछले साल यानी 2018 कंपैरिजन में 2 स्थानों का नुकसान हुआ था। एक्चुअली भारत 138 पे था, भाग गया 140 पर। तुम्हारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, 1 और 2 ओनली करेक्ट, थर्ड इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि मानसून में वर्षा वितरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो मानसून में एलपीए की गणना 12 महीनों के दौरान हुई औसतन बारिश के आधार पर की जाती है, ये लिखा हुआ है, ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं होता है। जबकि सेकंड स्टेटमेंट में सही लिखा है, एलपीए की गणना वर्ष 1951 से 2010 तक यानी 50 साल की अवधि के आधार पर की जाती है, ये करेक्ट है। आपको एलपीए का एक्चुअल डेफिनेशन दिखा देते हैं जो की में है। एलपीए किसी सीजन का कैलकुलेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ मीन रेनफॉल, मीन रेनफॉल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 4 मंथ्स, यानी लगातार 50 सालों की अवधि में उन 4 मानसून मंथ में जो वर्षा हुई है उनका मीन निकाल करके निकाला जाता है एलपीए। ये जो है एवरेज आता है हमारे देश के लिए 89 सेंटीमीटर एलपीए। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर हो गया रॉन्ग, सेकंड स्टेटमेंट हो गया करेक्ट, थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि समग्र रूप से देश के लिए औसतन 89 सेंटीमीटर, ये करेक्ट है। जब वास्तविक वर्षा एलपीए की 104 से 110% होती है तो वर्षा वितरण श्रेणी सामान्य से ऊपर मानी जाती है, यानी अबव नॉर्मल, करेक्ट है। हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1, 3, एक्चुअली 1 रॉन्ग है, 2, 3, 4 करेक्ट होगा, बी, बी ऑप्शन करेक्ट है, 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 11 है बतुकम्मा महोत्सव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ये हिमाचल प्रदेश का राजकीय त्यौहार है, लिखा हुआ है। एक्चुअली ये तेलंगाना का राजकीय त्यौहार है, हिमाचल प्रदेश का नहीं है, तो इनकरेक्ट हो गया। ये शरद ऋतु की शुरुआत का प्रतीक है, ये करेक्ट है। शरद ऋतु मार्क करता है ये बिगिनिंग ऑफ शरद ऋतु। आंसर नंबर हमारा करेक्ट है बी, यानी सेकंड ओनली। तो शरद ऋतु की शुरुआत को दिखाता है प्रत्येक परिवार के स्वास्थ्य और उपलब्धियों के लिए देवी से प्रार्थना की जाती है। 9 दिवसीय फ्लावर फेस्टिवल है, यानी कि पुष्प महोत्सव है बाथुकम्मा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भाषण चार या फिर थेंगार चार के नाम से जो जाना जाता है, ये तस्मानिया के सी में सिचुएटेड है, ये आपका आइलैंड। जबकि ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये बे ऑफ बंगाल में है, ये भी न्यूज में था। भाषण चार या फिर थेंगार चार जो है ये बे ऑफ बंगाल में है एक चीज, और ये आइलैंड जो है हिमालयन सिल्ट की वजह से बना है। ये मेघना नदी के मुहाने पर बना हुआ है। 6 से 7 हजार रोहिंग्या जो शरणार्थी हैं बांग्लादेश के, उन्हें यहाँ पर रिलोकेट किया जाना है, वहाँ पर कैंप बनाया गया है भाषण चार आइलैंड में, ये ध्यान रखिएगा। अगला स्टेटमेंट कह रहा है कि गुजरात सरकार ने गांधी जयंती के अवसर पर नई शासन पहल मुंह सरकार शुरू किया था। मुंह सरकार इनिशिएटिव गांधी जयंती के अवसर पर ओडिशा ने शुरू की थी, ना कि गुजरात ने, तो ये इनकरेक्ट हो गया। मुंह सरकार का उद्देश्य विभिन्न उद्देश्यों के लिए सरकारी कार्यालयों में आने वाले लोगों को सम्मान के साथ सेवाएं प्रदान करना, ये करेक्ट है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 ओनली, 3 ओनली करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 है मार्च 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूनाइटेड नेशंस असेंबली द्वारा मानव अधिकारों से संबंधित संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख संस्था के तौर पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यूएनएचसीआर का सृजन किया था, करेक्ट है ये। उसके बाद है कि हाल ही में वेनेजुएला द्वारा बार बार कथित तौर पर किए गए मानवाधिकारों के उल्लंघन के आधार पर 50 से अधिक संगठनों एवं संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कई देशों द्वारा किए गए विरोध के बावजूद उसे जो है यूएनएचसीआर में जगह मिल गई, उसने चुनाव जीत लिया, करेक्ट। उसके बाद है भौगोलिक समान वितरण के आधार पर परिषद की सीटें 5 क्षेत्रीय समूहों में आवंटित की गई हैं। 14 स्टेट्स चुने गए हैं जो कि 1 जनवरी 2020 से लेकर के 3 वर्ष की अवधि तक यूएनएचसीआर को हेड करेंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सारे के सारे कथन सही हैं। यूएनएचसीआर के बारे में हमारी की में दिया हुआ है कि यूएनएचसीआर में 47 इलेक्टेड मेंबर स्टेट्स हैं और 4 जो रीजनल ग्रुप्स हैं। इक्विटेबल जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर उसमें अफ्रीकन स्टेट्स हैं, 13 सीट हैं इसमें, अफ्रीकन पैसिफिक सीट हैं तो 13, ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स 6, लैटिन अमेरिकन और कैरेबियाई स्टेट्स 8 और वेस्टर्न यूरोपियन और अदर स्टेट्स 7।
इस तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है कि कौन सा कथन सही है, लेकिन आप इसको इस तरीके से रीड करिए कि कौन सा कथन जो है सही नहीं है। ठीक है, तो सही नहीं के हिसाब से हम इसको आंसर करेंगे। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने सीरिया के हमास के प्रमुख अबू बकर अल बगदादी की मौत की घोषणा की थी। एक्चुअली में मौत की घोषणा हुई थी, लेकिन ये ISIS का हेड है, तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। अबू बकर अल बगदादी ने खुद को कैलिफ अनाउंस कर दिया गया था ISIS का 2013 में, और अभी ऑपरेशन एक चलाया गया था अमेरिका के द्वारा और इसको मार दिया गया था 2019 में। तो ये है। उसके बाद है कि भारत 22 एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, ETF है। करेक्ट। ETF एक सिक्योरिटी होती है जो एक सूचकांक, एक जिन्स, एक इंडेक्स फंड के समान काम करता है, परिसंपत्तियों की बास्केट को ट्रैक करता है, लेकिन इसकी ट्रेडिंग एक्सचेंज पर एक स्टॉक की तरह ही की जाती है। ये करेक्ट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के बारे में। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। इसमें पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, तो 2 और 3 सही है, सही कौन सा नहीं बैठ रहा है, 1 वाला, तो आंसर हो जाएगा A। अबू बकर अल बगदादी के बारे में आप बात कर लीजिए कि इसमें US मिलिट्री फोर्सेस जो वहाँ पर थी, उन्होंने सीरिया में ऑपरेशन चलाया था ISIS के हेड के खिलाफ, और इस ऑपरेशन का नाम दिया गया था ऑपरेशन कायला मुलर। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ऑपरेशन का नाम पूछा जा सकता है। बाकी भारत एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के बारे में भी दिया हुआ है हमारे की में। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय सुरक्षा बल के बीच ये संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था एक्विरिन के नाम से। इसका 10वां वर्जन हुआ था, मतलब 10वां एडिशन महाराष्ट्र के पुणे में औंध सैन्य स्टेशन पर किया गया था। ये करेक्ट है, औंध सैन्य स्टेशन पर एक्विरिन हुआ था। उपभोक्ता ऐप वाणिज्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। ये रॉन्ग है, क्योंकि उपभोक्ता ऐप जो है ये उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। ये रॉन्ग हो गया। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ओनली 1। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मणिपुर में भारत और मंगोलियाई संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण युद्धाभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2019 का 14वां संस्करण हुआ था। ये मंगोलिया युद्धाभ्यास का नाम भी सही लिखा हुआ है, भारत और मंगोलिया की ही संयुक्त सैन्य जो सेनाएं हैं वो करती हैं, लेकिन ये लोकेशन गलत दिया हुआ है, मणिपुर में नहीं हुआ था एक्चुअली में, ये हुआ था आपका हिमाचल प्रदेश के बकलोह में, तो ये इनकरेक्ट हो गया। उसके बाद है कि आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई अम्मा वोदी योजना में ये प्रावधान किया गया है कि यदि माताएं अपने बच्चों को स्कूल या कॉलेज भेजती हैं हॉस्टल में, तो उनको सालाना 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता आंध्र प्रदेश की सरकार देगी। ये करेक्ट है। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा B, यानी सेकंड ओनली। एलिफेंट एंडोथेलियोट्रॉपिक हर्पी वायरस के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि इस वायरस के कारण भुवनेश्वर के नंदन कानन जू में 4 हाथी के बच्चों की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद चंदाका वन में 5वें हाथी की मृत्यु हो गई थी। ये करेक्ट है। ये जो आपका हर्पीज वायरस है 1 से 12 वर्ष तक के युवा हाथियों को प्रभावित करता है, ऐसा देखा गया है। ये भी करेक्ट है। उसके बाद है कि यह एक प्रकार का दाद विषाणु है, ठीक है, जो युवा एशियाई हाथियों में अत्यधिक घातक रक्त स्त्रावी बीमारी का कारण बन सकता है। करेक्ट। उसके बाद है कि हर्पीज वायरस जब हावी हो जाता है तो हाथी बड़े पैमाने पर आंतरिक रक्त स्त्राव यानी इंटरनल हैमरेज से और ऐसे लक्षणों से मर जाते हैं जो बहुत कम स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। ये भी करेक्ट है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा D। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। रातपानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व होगा, लिखा हुआ है, तो ये करेक्ट है। रातपानी टाइगर रिजर्व 7वां टाइगर रिजर्व बनेगा। रातपानी टाइगर रिजर्व बनेगा आपका रातपानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से हिस्सा लेकर के, ठीक है। तो रातपानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पहले से हिमाचल प्रदेश में, उसको कार्व करके बनेगा ये टाइगर रिजर्व। और जितने भी टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में उनके नाम लिखे हुए हैं। बांधवगढ़ है, संजय धुबरी है, पन्ना है, बोरी सतपुरा है, कान्हा है, पेंच टाइगर रिजर्व है। मध्य प्रदेश जो है वो टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया, क्रोकोडाइल स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि बोरी सतपुरा टाइगर रिजर्व राजस्थान में है, जो कि गलत है। ये भी मध्य प्रदेश में है। उसके बाद है कि तमिलनाडु को भारतीय बाघ राज्य के रूप में जाना जाता है। ये इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि हमने अभी देखा एक्सप्लेनेशन में किसको कहते हैं टाइगर स्टेट, मध्य प्रदेश को। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 ओनली, यानी कि ऑप्शन नंबर A। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्रामीण भारत में अंतिम व्यक्ति तक यानी लास्ट माइल तक डिजिटल तरीके से लेन देन करने हेतु भुगतान नेटवर्क में सुधार करने के लिए
एक्सेप्टेंस डेवलपमेंट फंड यानी कि स्वीकृति विकास निधि की स्थापना करने की घोषणा की। करेक्ट है ये। उसके बाद है कि प्रस्तावित निधि यानी प्रस्तावित जो फंड है इसमें सभी प्रमुख बैंक और प्रमुख कंपनियां शामिल होंगी जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर से प्राप्त शुल्क राशि में से अपनी आय का एक हिस्सा स्थानांतरित करेंगे। बिल्कुल, एमडीआर जो रिसीव करेगा बैंक उसी से इस फंड का सृजन किया जाएगा, जिससे जो है ग्रामीण लोग बिना किसी मतलब बाधा के या फिर जो है एक्स्ट्रा चार्ज दिए बिना डिजिटल लेन देन करने के लिए प्रोत्साहित हों। अभ्यास शक्ति जो है ये भारत और फ्रांस की सेनाओं द्वारा की जाने वाला एक द्विवार्षिक अभ्यास है। करेक्ट है। मित्र शक्ति और शक्ति में कंफ्यूज मत करिएगा। मित्र शक्ति हम लोग करते हैं श्रीलंका के साथ और शक्ति करते हैं फ्रांस के साथ। इसका 2019 का संस्करण हुआ था राजस्थान में। ये करेक्ट है। तो हमारे करेक्ट आंसर हो गए 4 के चारों स्टेटमेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? टेक्सागर पोर्टल आईटी उद्योग, स्टार्टअप्स, शिक्षाविदों को, व्यक्तिगत शोधकर्ताओं से संबंधित व्यापार और अनुसंधान संस्थाओं को सूचीबद्ध करने का काम करेगा। करेक्ट। हल्का यात्री और मालवाहक विमान सारस जो है इजराइल की मदद से बनाया गया है। ये इनकरेक्ट। इजराइल ने इसको डेवलप किया है, ये इंडिजिनियस है, तो इजराइल का इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ओनली A1। टेक्सागर पोर्टल को लॉन्च किया था नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर ऑफिस ने और डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने। ठीक है। और पोर्टल जो रिपोजिटरी के रूप में लिस्ट करेगा बिजनेस को, रिसर्च एंटिटीज को, आईटी इंडस्ट्री को, स्टार्टअप्स को, एकेडमीशिया को और इंडिविजुअल रिसर्चर्स को। ठीक है। और 25 एरियाज इसमें आइडेंटिफाई किए गए हैं, ऊपर लिखे हुए हैं कुछ मेजर। सारस एयरक्राफ्ट के बारे में बात कर लें तो पहला अटेम्प्ट ये मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को बनाने का 1999 में शुरू हुआ था। सीएसआईआर का नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज NAL जो है इसको डेवलप कर रहा है। ये भारत का पहला इंडिजिनस लाइट पैसेंजर एयरक्राफ्ट होगा सारस, और भारतीय वायुसेना में इसको इंडक्ट किया जाएगा 2024 तक। क्वेश्चन नंबर 21 है, कौन सा कथन यहाँ पर सही है? मोजाइक अभियान के तहत प्रथम बार आधुनिक अनुसंधान पोत वर्ष भर उत्तरी ध्रुव के प्रत्यक्ष निकटवर्ती क्षेत्र में कार्य करेगा। ये करेक्ट है। मोजाइक के बारे में, मोजाइक हम क्यों पढ़े, हम क्यों एसोसिएटेड है मोजाइक अभियान से? मोजाइक यानी कि मल्टी डिसिप्लिनरी ड्रिफ्टिंग ऑब्जर्वेटरी फॉर द स्टडी ऑफ आर्कटिक क्लाइमेट। ये मोजाइक अभियान जो है इसमें शामिल होने वाले 300 रिसर्चर्स में से एक भारतीय हैं, उनका नाम है विष्णु नंदन। तो मध्य आर्कटिक में संपन्न होने वाला 1 वर्ष का अभियान है और इसे 2019 से 2020 तक संपन्न किया जाना था। पहली बार एक आधुनिक अनुसंधान पोत पूरे वर्ष भर नॉर्थ पोल के क्षेत्र में प्रत्यक्ष निकटवर्ती कार्य करेगा। ये था मोजाइक अभियान और इसमें विष्णु नंदन भारत के जुड़े हुए थे, इस वजह से हमको पता होना चाहिए इसके बारे में। सेफ वाटर रिलीजर यानी कि स्वास, सेफ थर्माइट क्रैकर यानी कि स्टार, सेफ मिनिमल एल्यूमिनियम सफल ग्रीन पटाखों के उदाहरण है। ग्रीन क्रैकर्स या ग्रीन पटाखे पोटेशियम नाइट्रेट को ऑक्सीकारक के रूप में प्रयुक्त करते हैं, तभी पीएम जो है आपको यानी पार्टिकुलेट मैटर 30% कम देखने को मिलता है। तो आपको बता दें तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर आपके करेक्ट हैं। आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, ऑल ऑफ द अबव। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हाल ही में वेनेजुएला ने कहा है कि वे राजकोषीय समस्याओं के कारण ओपेक की सदस्यता त्याग देंगे। वेनेजुएला ने नहीं कहा था ये, और अब अलग भी हो गया इक्वाडोर इससे। तो इक्वाडोर अलग हुआ है, ना कि वेनेजुएला। तो पहला रॉन्ग हो गया। ओपेक का मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में स्थित है। करेक्ट। उसके बाद है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA जो है ये केंद्रीय पर्यावरण, वानिकी एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय है। करेक्ट है ये। फॉरेस्ट नहीं, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2006 के तहत ये अस्तित्व में आया है। ये करेक्ट है। हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर B, 2 and 3 ओनली। हमारी आंसर की में हर चीज़ की डिटेल है, अगर थोड़ा भी बहुत आपको जहाँ भी ज़रूरी है, जैसे आपका NTC है तो उसके बारे में दिया हुआ है, और आपका ओपेक है तो कितने मेंबर है इसके, कब ये सृजित हुआ था, ये सब दिया हुआ है इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 39वां विश्व कवि सम्मेलन का आयोजन मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। ये इनकरेक्ट हो जाएगा। महाराष्ट्र में इसका आयोजन हुआ था, इसका आयोजन हुआ था ओडिशा में। ठीक है, ओडिशा में, भुवनेश्वर में। इस वर्ष की थीम थी कविता के माध्यम से अनुकंपा। ये करेक्ट है। ठीक है, कंपैशन थ्रू पोएट्री, ये इसकी थीम थी। देश का प्रथम अपशिष्ट क्लिनिक भोपाल में बनाया जा रहा है। करेक्ट। अभी
आप कंफ्यूज मत करिएगा, देश का पहला ई अपशिष्ट क्लिनिक भोपाल में है और पहला वेस्ट एक्सचेंज, ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज शुरू करने वाला नगर निगम है चेन्नई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। दोनों में अंतर है। हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पर सी, 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 24 है, ई दंत सेवा वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन मुख संबंधी स्वास्थ्य सूचना और ज्ञान प्रसार पर अब तक का सबसे बड़ा राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ये करेक्ट है। उसके बाद है, इसका शुभारंभ महिला और बाल विकास मंत्रालय ने किया था। देखिए, महिला बाल विकास मंत्रालय तब करते हैं या तो महिलाओं से संबंधित कोई बात होती है या तो आपके बालकों से संबंधित, दोनों ही इसमें इन्वॉल्व नहीं है। ये इनकरेक्ट हो जाएगा। इसको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने लॉन्च किया था। भारत ने अपने कपास तकनीकी सहायता यानी कि कॉटन टेक्निकल असिस्टेंस प्रोग्राम टीएपी के दूसरे संस्करण में 5 और कंट्रीज को शामिल किया जो कि अफ्रीका से हैं। ये करेक्ट है। कुल मिला के 11 कंट्रीज हो गई हैं, उसमें C4 देश शामिल है जैसे कि बेनिन, बुर्किना फासो, चाड और माली। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1, 3, 4 करेक्ट, 2 रॉन्ग है। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 25 का पहला स्टेटमेंट है कि भारत जो है एशियन बैम्बू का ओरिजिन मान लिया गया है। रिसेंट फॉसिल जो खोजे गए थे उसके अनुसार भारत ही बैम्बू का घर है, एशियन बैम्बू का घर भारत है। करेक्ट। भारत का स्टारी ड्वार्फ फ्रॉग जो कि एक नाखून के बराबर होता है, अंगूठे के नाखून के बराबर, वो मिला है वेस्टर्न घाट से। यहाँ पर लिखा है नागालैंड, तो गलत हो गया। अगला है, वैज्ञानिकों ने इस मेढक का नाम एस्ट्रोबैट्रैकस कुरुशियाना रखा है क्योंकि कुरुशियाना या कुरुशियार पर्वतमाला श्रृंखला के स्थानीय लोगों के नाम पर इसका नाम रखा गया है। करेक्ट है ये भी, इसका नाम और क्यों नाम रखा गया है ये भी करेक्ट है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1 and 3 ओनली, सी। ये फ्रॉग आपको दिखा दे रहे हैं जो खोजे गए हैं और ये कहाँ कहाँ से खोजे गए हैं उनका ये भी दिखा दिया स्ट्रक्चर। तो जहाँ जहाँ पे डायग्राम्स की जरूरत है आंसर की में डायग्राम्स भी हैं। 26 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हाल ही में तस्मानियाई बाघ को कथित तौर पर ऑस्ट्रेलिया में देखा गया था। ज्ञातव्य है कि यह बाघ विशुद्ध रूप से मांसाहारी मार्सूपियल जीव है जो जाने कब का विलुप्त घोषित हो चुका था। करेक्ट है ये। उसके बाद है कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने विश्व की सबसे तीव्र गति से चलने वाली सहारन सिल्वर एंट को खोजा है। यूरोपियन एंट नहीं, सहारा की एंट है। नॉर्थ सहारा के टीलों पर पाई जाती है। इसकी चाल 360 mph है, जो मतलब आप समझ सकते हैं कि 2.5 फीट प्रति सेकंड एक चींटी जो है चल सकती है। ये करेक्ट है। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1 and 3 ओनली, बी। क्वेश्चन नंबर 27 का पहला स्टेटमेंट है कि वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक यानी कि वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2019 में भारत 10 स्थान नीचे गिर करके 68वें स्थान पर पहुंच गया है। ये करेक्ट है। अगर यहाँ पर लिखा होता कि गिरकर 68वें स्थान पर पहुंच गया है, यहाँ पर लिखा हुआ है भारत 10 स्थान ऊपर उठ करके 68वें स्थान पर पहुंच गया। ये गलत है। पिछली बार रैंकिंग थी 58, अब हो गई 68, तो भारत का 10 स्थान यहाँ पर गिरा है। ठीक है, ये इनकरेक्ट हो गया। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है, ये गलत, क्योंकि ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। वैश्विक लिंग अंतर रिपोर्ट जो है WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है, ये करेक्ट है। 4 रिपोर्ट जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की इंपॉर्टेंट होती है, वो अभी दिखाएंगे आपको कौन सी है। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी 3 ओनली। 4 इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जो WEF पब्लिश करता है वो है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ग्लोबल ट्रैवल और टूरिज्म इंडेक्स, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट अमंग अदर्स इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 28 का पहला स्टेटमेंट है, हाल ही में केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने नेविगेशन और सूचना के लिए गगन सक्षम नाविक उपकरण जेमिनी शुरू किया था। करेक्ट। उसके बाद है कि भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र इनकॉस और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ये जो है इसने विकसित किया है इसको, जेमिनी को। करेक्ट। ध्रुव जो है ये कार्यक्रम मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नवाचार शिक्षण कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री जी ने इसको लॉन्च किया था, ये भी करेक्ट। आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। ध्रुव प्रोग्राम जो है 2 एरियाज को कवर करने वाला था, एक साइंस और दूसरा परफॉर्मिंग आर्ट्स। क्वेश्चन नंबर आपका 29 है, सबसे अधिक चंद्रमा वाला ग्रह बृहस्पति है जिसके 79 चंद्रमा है। ये पुरानी न्यूज हो गई। अब 20 और मून खोज लिए गए सैटर्न के अब हो गए इससे ज्यादा 82, पहले थे 62, तो अब ये सैटर्न होगा यानी कि आपका शनि ना कि बृहस्पति।
सुमन योजना गर्भवती महिलाओं के लिए मुफ्त दवाइयाँ मुहैया करवाने वाली योजना है, ये करेक्ट है। उसके बाद थर्ड है, सरकार के अनुसार भारत में मातृ मृत्यु दर 2004 से 2006 में 254 प्रति 1 लाख जीवित जन्मों से घट करके 2014-2016 में 130 प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर आ चुकी है। 2001 से 2016 के बीच शिशु मृत्यु दर 66 प्रति 1000 जीवित जन्मों से घट करके 34 हो गई थी, ये करेक्ट है। हालांकि पुराना डेटा है लेकिन ये भी आ सकता है। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2, 3, 4 बी। क्वेश्चन नंबर 30 का पहला स्टेटमेंट है, हागिबिस तूफान यूएसए के आसपास अटलांटिक महासागर में आया था, जबकि आया था ये जापान के पास। ठीक है, ये इनकरेक्ट हो गया। GFTAM आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक वैश्विक कोष है, ये भी गलत हो गया। इसका आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है। हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, यानी कि ना तो 1 ना तो 2, कोई भी करेक्ट नहीं है। हागिबिस तूफान जापान के तट पर आया था 225 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। उसके बाद GFTAM क्या है, ये आपका एड्स, तपेदिक और मलेरिया से निपटने के लिए एक वैश्विक कोष 2002 में इसका सृजन किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड जिनेवा में है। ठीक है, और ये आपका हागिबिस भी क्लियर हो गया, तो आपको पता चल गया दोनों स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग थे। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कन्याश्री योजना बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है, ये गलत है। ठीक है, ये पश्चिम बंगाल सरकार की है। भारत ने क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी वाले समझौते यानी कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो है आसियान का, उसके ई-कॉमर्स चैप्टर को स्वीकार कर लिया है, ये गलत है। इसको अस्वीकार कर दिया गया है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। कन्याश्री प्रकल्प योजना ये पश्चिम बंगाल में आई थी। इसके माध्यम से लड़कियों की मदद की जानी थी जो सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित परिवारों से आती हैं, यानी गरीब परिवारों से। तो उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति में और उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए ये योजना शुरू की गई थी। ठीक है, इसको अवार्ड भी मिला था UN हैबिटेट का 2018 वाला। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप का ये ई-कॉमर्स चैप्टर अस्वीकार कर दिया भारत ने, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें जो सेक्शन था वो भारत को यहाँ कारोबार करने वाली कंपनियों पर डेटा लोकलाइजेशन के रूल्स को लागू करने से रोक सकता था। लेकिन भारत जो है डेटा लोकलाइजेशन के रूल्स यहाँ काम करने वाली कंपनियों पर लागू करना चाहता है, इस वजह से ये चैप्टर अस्वीकार कर दिया। क्वेश्चन नंबर 32 है, वैश्विक हंगर रिपोर्ट में भारत बांग्लादेश पाकिस्तान और नेपाल से पीछे खिसककर 102 स्थान पर आ गया है। करेक्ट है, 102 पर आ गया है। आयरिश सहायता एजेंसी, कर्सन वाइल्ड लाइफ और जर्मन संगठन वेल्ट हंगर लाइफ द्वारा संयुक्त रूप से रिपोर्ट तैयार की गई, ग्लोबल हंगर रिपोर्ट। करेक्ट है दोनों। उसके बाद है कि प्रोजेक्ट बीहाइव, बीहाइव का मतलब मधुमक्खी का छत्ता होता है, एक स्वचालित कार्यक्रम है जो भारतीय सेना को उसके टैंकों, वाहनों, बंदूकों और वायु संपत्ति के जीवन और वर्तमान स्थितियों और उनकी आगामी समस्याओं के बारे में रियल टाइम जानकारी उपलब्ध करवाएगा। ये भी करेक्ट है, ऑपरेशन बीहाइव या प्रोजेक्ट बीहाइव, सॉरी। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 33 स्टेटमेंट नंबर 1 कह रही है कि ऑपरेशन पी स्प्रिंग नामक कार्यक्रम भारतीय सेना के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स कोर के अंतर्गत एक केंद्रीकृत और स्वचालित प्रणाली है। ये रॉन्ग है स्टेटमेंट, क्योंकि ऑपरेशन पी स्प्रिंग क्या है, ये टर्की लेड मिलिट्री ऑपरेशन है। मतलब टर्की ने जो मिलिट्री ऑपरेशन चलाया वहाँ के जो सीरिया के, नॉर्थ ईस्टर्न सीरिया के जो कुर्दिश लेड फोर्सेस हैं उनके खिलाफ। ठीक है, कुर्दिश वहाँ के कह सकते हैं निवासी योद्धा हैं, उन्होंने जो उनकी आर्मी है उसके खिलाफ ये ऑपरेशन चलाया था। टर्की का ये ऑपरेशन था, ऑपरेशन पीस स्प्रिंग। भारत ने इस पर जो है अपनी असहमति जताई थी या अपनी कंसर्न दिखाई थी। पहला वाला हमारा रॉन्ग हो गया, इसलिए अगला है कि कुर्द जो है या कुर्दिश जो है ये मेसोपोटामिया के मैदानी इलाकों में और उन पहाड़ी इलाकों में स्थानीय लोगों में से एक है, इंडिजिनस पीपल है, जिनकी आबादी 4 देशों में होती है, जैसे कि ईरान, इराक, तुर्की और सीरिया। सीरिया का करीब 7 to 10% टोटल पॉपुलेशन है कुर्दिश की। तो ये करेक्ट है, हमारा करेक्ट आंसर हो गया इसमें ओनली सेकेंड, यानी कि बी। 34 नंबर क्वेश्चन है, पहला स्टेटमेंट है फास्टैग्स को पर्यावरण मंत्रालय द्वारा वन में पेड़ों की कटाई की गिनती के लिए जिम्मेदार बनाया गया है। ये बिल्कुल रॉन्ग है, इसका कोई कंसर्न नहीं है पर्यावरण मंत्रालय से, इसका कंसर्न जो है हाईवे से है।
फास्टैग क्या है? ये रीलोडेबल टैग है और ऑटोमेटिक डिडक्शन अलाउ करता है टोल पर, जिससे कि वाहन को रुके बिना और कैश ट्रांजैक्शन किए बिना वो अपना टोल पे कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये ऑटोमेटेड सिस्टम है और ये समय की बचत करवाना चाहता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ होती है। रेडियो वेव्स का इस्तेमाल होता है जिससे जो इन्फॉर्मेशन रीड और कैप्चर की जा सकती है, जो टैग लगा होता है व्हीकल पर, वो गाड़ी पर लगा होता है, आपने देखा होगा कार्स में और ट्रक्स में अनिवार्य रूप से अब इसको लगाने का आदेश दिया गया है। पहला स्टेटमेंट इसका हो जाएगा रॉन्ग और दूसरा हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि अच्छा इसमें पूछा है कि रेडियो फ्रीक्वेंसी RFID किसी ऑब्जेक्ट पर लगे टैब पर संग्रहित जानकारी को पढ़ने के लिए माइक्रोवेव तरंगों का उपयोग करता है। यहाँ पर होना चाहिए रेडियो वेव्स। ये गलत हो गया ये भी, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ना तो 1 ना तो 2, दोनों ही रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 35 है, बाउल महोत्सव के संबंध में सही कथन चुने। इस महोत्सव का आयोजन अक्टूबर 2019 में ढाका में हुआ था। करेक्ट। बाउल एक प्रकार के बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में रहने वाले गायक हुआ करते हैं। ठीक है, ये भी करेक्ट है। उसके बाद है कि इस महोत्सव का आयोजन बाल संत फकीर ललन शाह की 129वीं पुण्यतिथि के अवसर पर किया गया था। ये भी करेक्ट है। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अब बाउलों के बारे में सब दिया हुआ है कि संगीतकार विशेष प्रकार से लोकगीत गाते हैं। हिंदू भक्ति आंदोलनों के प्रभाव के साथ साथ सूफी सूफी संतों का भी इनमें प्रभाव देखा जा सकता है। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, बंगाली वैष्णववाद, सूफीवाद, इस्लाम से प्रेरित एक अनकन्वेंशनल भक्ति परंपरा से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये बाउल्स। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि एनपीआर देश के अस्थायी नागरिकों की सूची होती है, ये लिखा हुआ है, जबकि गलत है। इसमें कोई ऐसा स्थायी वाला हिसाब किताब नहीं है। यूजुअल रेसिडेंट की सूची होती है। अगर कोई 6 महीने से अधिक यहाँ पर निवास करना चाहता है या निवास करने की इच्छा रखता है विदेशी, तो उसको भी यहाँ पर अपना नाम दर्ज कराना पड़ेगा। तो ये गलत। एनपीआर को नागरिकता अधिनियम 1955 तथा नागरिकता पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने की नियमावली 2003 के प्रावधानों के तहत तैयार किया जा रहा है। करेक्ट है। सभी भारतीय निवासियों को एनपीआर और यूआईडीएआई में पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। ये वाला रॉन्ग हो जाएगा, क्यों? क्योंकि एनपीआर में पंजीकरण तो अनिवार्य, लेकिन यूआईडी में तभी आप कराइए जब आपको बिल्कुल इसकी ज़रूरत हो। ठीक है, यूआईडी में पंजीकरण कराना अनिवार्य अब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ओनली 2, क्योंकि ये भी इनकरेक्ट, ये सेकंड वाला करेक्ट और थर्ड वाला इनकरेक्ट। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सेकंड ओनली। बैंक मर्जर के बारे में कथनों पर विचार करना है, बताना है कौन सा सही है। पहला कथन है कि विलय के प्रस्ताव की घोषणा वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाले वैकल्पिक तंत्र नामक एक मंत्री स्तरीय पैनल के माध्यम से की गई। ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म जो ये पैनल था, जिसको हेड किया था हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने, इससे ये संबंधित है, ये विलय के प्रस्ताव की घोषणा। करेक्ट है। वर्ष 1998 में नरसिम्हा समिति ने सरकार से बैंकों को का त्रिस्तरीय संरचना में विलय करने का प्रस्ताव रखा था या फिर सिफारिश की थी। करेक्ट। और पिछले वर्षों में सरकार ने बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विजया बैंक और देना बैंक के विलय को मंजूर कर दिया था। ये भी करेक्ट है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट है। नरसिम्हन कमेटी ने जो 3 स्तरीय संरचना की सिफारिश की थी, उसमें क्या शामिल है? शीर्ष पर अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति के 3 बड़े बैंक हों, 8 से 10 सरकारी बैंक हो, राष्ट्रीय बैंक हो, और बड़ी संख्या में क्षेत्रीय और स्थानीय बैंक हो। क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर बताना है। विश्व यात्रा पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में 2019 में भारत की रैंक है 40वीं। ये रॉन्ग हो गया यहाँ पर। फिर लिखा है कि 2018 में भारत की रैंक थी 34वीं। ये भी रॉन्ग लिखा है। भारत की 2019 की रैंक ध्यान रखिएगा कितनी है, 34वीं। ठीक है, पिछले साल थी आपकी 40वीं। तो इंडिया ने अपना स्थान इंप्रूव किया है। ये हो गया रॉन्ग। अगला है यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2019 रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की जाती है। करेक्ट है, हम देख चुके हैं इसी पेपर में, इसी टेस्ट सीरीज में कि ये जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। विश्व लिवेबिलिटी सूचकांक जिसको बोल सकते हैं हम लोग, वैश्विक लिवेबिलिटी सूचकांक इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया जाता है। ये भी करेक्ट है। उसके बाद है कि पहली बार सूचकांक ने लिवेबिलिटी पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को भी इंगित किया है। ये भी करेक्ट है। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका 2, 3, 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 39 पहला स्टेटमेंट है, हाल ही में फहीमा शिरीन बनाम कर्नाटक राज्य विवाद में। ठीक है, तो ये यहाँ पर मिस्टेक है, तमिलनाडु नहीं होगा, कर्नाटक हो, सॉरी यहाँ पर होगा आपका केरल। शिरीन फातिमा बनाम केरल राज्य विवाद में तमिलनाडु उच्च न्यायालय ने, यहाँ पर भी गलती लिखी हुई है, यहाँ पर होना चाहिए केरल उच्च न्यायालय द्वारा इंटरनेट तक पहुंच के अधिकार यानी राइट टू एक्सेस ऑफ इंटरनेट को मूल अधिकार घोषित किया गया है। तो फहीम शिरीन और स्टेट ऑफ केरला का ये मामला था। इसमें केरल हाई कोर्ट ने राइट टू एक्सेस ऑफ इंटरनेट को फंडामेंटल राइट घोषित किया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन द्वारा एक गैर बाध्यकारी रिजोल्यूशन पारित किया गया है, जिसमें इंटरनेट तक पहुंच को यानी एक्सेस टू इंटरनेट को प्रभावी रूप से एक मूलभूत अधिकार फंडामेंटल राइट घोषित किया है। ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। अगला है कि इसे सतत विकास लक्ष्यों के अंतर्गत अभी स्वीकृति प्रदान की गई है, ये भी करेक्ट है। उसमें है कि फोर्थ में कि 2018 में उच्चतम न्यायालय ने घोषणा की थी कि इंटरनेट तक पहुंच का अधिकार एक आधारभूत मूल अधिकार है, ये भी करेक्ट है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, 2, 3 एंड 4। तो ये केस का नाम भी आपको ध्यान रखना चाहिए, साबू मैथ्यू जॉर्ज और यूनियन ऑफ इंडिया और अदर्स। 2018 के केस में एक्सेस ऑफ इंटरनेट को फंडामेंटल बेसिक राइट घोषित किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 40 पहला स्टेटमेंट है, एनपीआर प्रत्येक 10 वर्षों में होने वाली जनगणना से अलग है और इसका एनआरसी से कोई लेना देना नहीं है, ये करेक्ट है। उसके बाद लिखा है कि जनगणना संबंधी आंकड़े गोपनीयता खंड यानी कि कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज द्वारा प्रिजर्व रहते हैं। ठीक है, कोई भी थर्ड पार्टी को सरकार डेटा नहीं शेयर करती है। एनपीआर 6 माह से अधिक अवधि में एक स्थान पर निवासित एक विदेशी व्यक्ति का भी रिकॉर्ड रखेगा। बिल्कुल, जो निवासित है और या तो 6 महीने से अधिक निवास करने की इच्छा रखता है उसका भी रिकॉर्ड रखा जाएगा। आंसर सही होगा यहाँ पर डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41 है, हाल ही में सऊदी तेल प्रतिष्ठानों पर ड्रोन के माध्यम से अबकैक तेल प्रसंस्करण संयंत्र और खुरैस पर हमला हुआ था, ये करेक्ट है। अगला है कि चतुर्भुज सुरक्षा संवाद क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग जिसको क्वाड बोलते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच एक औपचारिक रणनीतिक वार्ता है। ये सब सही लिखा है लेकिन यहाँ पर टर्म गलत हो गया, औपचारिक नहीं है, अनौपचारिक रणनीतिक वार्ता है, तो ये गलत हो गया। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ओनली 1। लीड सूचकांक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। गुजरात ने विभिन्न राज्यों के मध्य लॉजिस्टिक्स सुगमता, लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, ये लीड्स इंडेक्स में दूसरे संस्करण में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है, ये करेक्ट है। उसके बाद है कि केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली शीर्ष स्थान पर रहा, इसके बाद चंडीगढ़ और पुडुचेरी का नंबर आता है। यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर आप देखेंगे चंडीगढ़ पहले स्थान पर है, दूसरे पर दिल्ली, फिर पुडुचेरी आएगा। इस सूचकांक को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने डेलॉयट के साथ मिलकर के प्रिपेयर किया है, ये करेक्ट हो गया। फिर है कि 2019 के संस्करण के अंतर्गत घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों व्यापारों पर ध्यान केंद्रित किया गया था और इसी को ध्यान में रखते हुए ये सूचकांक बनाया गया, करेक्ट है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 3 एंड 4 यानी कि सी। क्वेश्चन नंबर 43 है, अटलांटिक दक्षिणी ओवरटर्निंग परिसंचरण पृथ्वी की सबसे बड़ी जल संचलन प्रणाली में से एक है, ये लिखा हुआ है, ये करेक्ट है। उसके बाद है कि इसमें महासागरीय धाराएं गर्म और खारे पानी को उष्ण कटिबंध से नॉर्थ क्षेत्रों जैसे कि आपकी पश्चिमी यूरोप तक ले आती है, ये भी करेक्ट है। उसके बाद है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस ने तत्पर वेब आधारित पोर्टल लॉन्च किया है, ये गलत है, ये तत्पर को लॉन्च किया है दिल्ली पुलिस ने। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 एंड 2 ओनली यानी कि सी। अर्थ का लार्जेस्ट सर्कुलेशन सिस्टम है, इसके बारे में हमारे की में दिया हुआ है विद डायग्राम। और उसके बाद ये दिल्ली पुलिस का है तत्पर मोबाइल एप्लीकेशन, जो हेल्प करेगा लोगों को EFIR दर्ज करने में और ट्रैफिक चालान के फाइन को ऑनलाइन फिल करने में, मतलब ऑनलाइन जो है पे करने में। सरल इंडेक्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। गुजरात स्टेट रूफटॉप सोलर अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स, जो सरल का जो आपका एब्रिविएशन बन रहा है फुल फॉर्म, तो इसमें शीर्ष स्थान पर रहा, ये लिखा हुआ है। ये हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि जो शीर्ष स्थान पर है वो है कर्नाटक, ना कि आपका गुजरात। गुजरात 3rd नंबर पर है, 2nd पर तेलंगाना है।
यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रिपेयर किया गया इंडेक्स है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि इसको डेवलप किया है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने, नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने इसको डेवलप किया है। 2022 तक हमको रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन का लक्ष्य रखना है 40 गीगावाट, ये सही है। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ओनली 3। क्वेश्चन नंबर 45 है कि हाल ही में ट्राइफेड और केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय ने TICD यानी कि ट्राइफेड्स इनिशिएटिव टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण से निपटने हेतु ट्राइफेड की पहल को लॉन्च किया है। करेक्ट है, इसमें बैम्बूनॉमिक्स का इस्तेमाल करेंगे और ट्राइबल ग्रुप्स को यूज़ करेंगे या फिर उनको मोबिलाइज करेंगे, क्योंकि बैम्बूनॉमिक्स में एक्सपर्टाइज हासिल है ट्राइबल लोगों को। ठीक है, उसके बाद इतना आप समझ गए। उसके बाद लिखा है कि बांस विज्ञान यानी कि बैम्बूनॉमिक्स से मरुस्थलीकरण और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने हेतु एक अभियान हो सकता है। करेक्ट है ये। 4 पर 1000 जो स्कीम यूज करेगा ये ट्राइफेड अपने अभियान में, ये जो है COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21 जो फ्रांस में हुआ था उसमें इसकी बात की गई थी। ये भी करेक्ट है, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। 4 पर 1000 का क्या मतलब है? अंतर्राष्ट्रीय पहले 4 पर 1000 COP 21 जो फ्रांस में है उसमें अस्तित्व में आया था। इसका मतलब ये होता है कि जो आपकी मिट्टी की ऊपरी परत है 3 से 40 सेंटीमीटर की, इसमें कार्बन स्टॉक जो है 0.4% की वृद्धि हर साल अगर होगी इस मिट्टी में कार्बन स्टॉक की, तो हम जितना भी हम उत्सर्जन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, उसके कंसंट्रेशन को प्रभावी रूप से हम घटा भी सकेंगे। ये है 4 पर 1000। ठीक है, मिट्टी की ऊपरी परत 3 से 40 सेंटीमीटर में कार्बन स्टॉक डेवलप करना है और उसको बढ़ाते जाना है हर साल 0.4% की गति से। क्वेश्चन नंबर 46 है कि हाल ही में फेसबुक ने घोषणा की है कि उन्होंने क्वांटम सुप्रीमेसी अचीव कर लिया, जबकि ऐसा किया है गूगल ने। ये गलत है, गूगल ने अचीव कर ली है क्वांटम सुप्रीमेसी। कहने का मतलब है कि अब क्वांटम सुप्रीमेसी है क्या, सेकंड स्टेटमेंट में लिखा हुआ है क्वांटम कंप्यूटर की सहायता से किसी भी प्रकार की गणना संबंधी दक्षता जो किसी भी कन्वेंशनल कंप्यूटर के माध्यम से नहीं की जा सकती है, उसे क्वांटम सुप्रीमेसी के रूप में वर्णित किया जाता है। ठीक है, मतलब कि कन्वेंशनल कंप्यूटर से जो कैलकुलेशन हो ही नहीं सकता, भले ही वो सुपर कंप्यूटर क्यों ना हो, वो होती है क्वांटम सुप्रीमेसी की स्थिति। तो क्वांटम कंप्यूटर इसकी लगता है जिसका नाम है आपका वॉटसन, नहीं नाम है, ये गलत दिया हुआ है कि इस क्वांटम कंप्यूटर का नाम है वॉटसन। इसका नाम क्या है? साइकमोर नाम है। ठीक है, क्वांटम कंप्यूटर जिसका यूज़ किया है उसका नाम है साइकमोर। तो हमारा फोर्थ स्टेटमेंट है कि IRNS जो नाविक है, भारत की सीमा से 3500 किलोमीटर तक फैले क्षेत्र के लिए वास्तविक समय की सटीक स्थिति प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये आपका ये नेविगेशन सिस्टम है जरूर, लेकिन ये 1500 किलोमीटर तक फैले क्षेत्र के लिए काम आएगा, 3500 किलोमीटर क्षेत्र के लिए नहीं। तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक, केवल दो। बाकी सारे स्टेटमेंट रॉन्ग है। यहाँ पर होना चाहिए आपका 1500 किलोमीटर, यहाँ पर होना चाहिए साइकमोर और यहाँ पर होना चाहिए गूगल। तो इस तरीके से हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा ओनली 2। अब IRNS के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। ये जो हमारा इंडियन रीजनल नेविगेशन सिस्टम है नाविक, इसको नाम दिया गया है। इसको डिज़ाइन किया गया कि एक्यूरेट रियल टाइम पोजीशनिंग और टाइमिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाएगा, ना खाली यूजर्स को बल्कि जो बाकी लोग हैं जैसे रेस्ट्रिक्टेड सर्विसेज में आते हैं, जैसे कि ऑथराइज्ड यूजर्स, मिलिट्री और सिक्योरिटी एजेंसीज को, और यूजर नॉर्मल यूजर्स को भी। क्वेश्चन नंबर 47 का पहला स्टेटमेंट है पेंगोंग त्सो झील ये दुनिया की सबसे ऊंची झील है, नेपाल में स्थित है। एक्चुअली ये नेपाल में नहीं है, लद्दाख में स्थित है, लद्दाख हिमालयास में। समुद्र लक्ष्मण भारतीय नौसेना, इंडियन नेवी, रॉयल सिंगापुर नेवी के बीच होने वाला एक द्विपक्षीय युद्धाभ्यास है। ये करेक्ट है। ठीक है, थर्ड लिखा है समुद्र लक्ष्मण भारतीय मलेशियाई सेनाओं के बीच होने वाला एक सैन्य युद्धाभ्यास है। नहीं, इसका नाम समुद्र लक्ष्मण नहीं है, इसका नाम होता है हरिमऊ शक्ति। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ओनली सेकंड। क्वेश्चन नंबर 48 पहला स्टेटमेंट है कि वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2019 वर्ल्ड बैंक द्वारा प्रिपेयर किया गया है, जो कि रॉन्ग है। वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा जो है दिया जाता है, जारी किया जाता है। इसमें वर्ल्ड बैंक का कोई रोल नहीं है। वर्ष 2018 में 48वें स्थान पर था भारत। लेटेस्ट 2019 की रैंकिंग में 44वें स्थान पर आ गया था। ये करेक्ट है।
आंध्र प्रदेश सरकार की किसानों के लिए नई योजना आई है वाईएस रायतु भरोसा योजना, राज्य की सरकार की 9 रत्न कल्याण योजनाओं में से एक है। ये करेक्ट है। हमारा करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर बी, यानी कि आपका सेकंड एंड थर्ड ओनली। ये फर्स्ट रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 49 पहला स्टेटमेंट है समुद्रयान प्रोजेक्ट पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये करेक्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंतर्गत आता है ये आपका। उसके बाद है कि इस प्रोजेक्ट के तहत गहन सागरीय क्षेत्र से संबंधित तथ्यों के अध्ययन हेतु 6000 मीटर की गहराई पर 3 व्यक्तियों को सबमर्सिबल व्हीकल यानी पनडुब्बी से भेजे जाने का प्रस्ताव रखा जा रहा है। करेक्ट है। युद्धाभ्यास नामक युद्धाभ्यास भारत और अमेरिकी सेनाओं के द्वारा किया जाता है। करेक्ट। मैत्री जो है ये भारत और थाईलैंड करते हैं। मित्र शक्ति के नाम से भारत और श्रीलंका सैन्य अभ्यास करते हैं। ये रॉन्ग हो गया। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1, 2 एंड 3 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 50 का पहला स्टेटमेंट है हाल ही में स्कॉर्पियन क्लास की दूसरी पनडुब्बी आईएनएस खंडेरी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। ये लिखा हुआ है जो कि आपका करेक्ट है। उसके बाद है कि ये नाभिकीय ऊर्जा से चलने वाली न्यूक्लियर पावर पनडुब्बी है। नहीं, ये डीजल इलेक्ट्रिक पूरी सीरीज है, न्यूक्लियर पावर्ड नहीं है। इसका डिज़ाइन जो है कन्नेरी मछली से प्रेरित है जो अरब सागर में पाई जाती है। करेक्ट। उसके बाद है कि प्रोजेक्ट 75 के तहत हमको जो है भारतीय सेना मतलब भारत का उद्देश्य रूस का जो नौसैन्य समूह है नेवल ग्रुप है उससे द्वारा तकनीकी सहायता प्राप्त करके 6 स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बियों का विनिर्माण करना है। ये 6 करना तो है लेकिन इसमें हम जो है नेवल ग्रुप जो है वो सहायता कर रहा है फ्रांस का ना कि रशिया का, तो ये रॉन्ग हो गया। अगला है भारत की पहली स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बी आईएनएस कलवरी थी। ये आई थी दिसंबर या नवंबर 2018 में। करेक्ट है ये। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1, 3 एंड 5 यानी कि बी। क्वेश्चन नंबर 51 पहला स्टेटमेंट हाल ही में आईएनएस नीलगिरी को भारतीय नौसेना में इंडियन नेवी में शामिल कर लिया गया है। ये करेक्ट स्टेटमेंट। उसके बाद लिखा हुआ है कि फ्रांस के सहयोग से हमने इसको डेवलप किया है नीलगिरी को। नहीं, हमने इसको इंडिजिनसली बिल्ड किया है, तो सेकंड वाला रॉन्ग हो जाएगा। प्रोजेक्ट 17 अल्फा के तहत जो हमको 7 नए रडार से बच निकलने वाले युद्ध पोतों का निर्माण करना है यानी फ्रिगेट शिप्स जो हमको बनाने हैं उसमें से पहला है। करेक्ट है ये। उसके बाद है कि प्रोजेक्ट 17 अल्फा फ्रिगेट शिवालिक श्रेणी के युद्ध पोतों का उन्नयन यानी कि उनमें इनोवेशन करके ही उनके डिजाइन में बनाए जा रहे हैं। ये भी करेक्ट है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, यानी 2 को छोड़ करके सारे सही हैं। 1, 3, 4 करेक्ट है। बाकी सारी डिटेलिंग आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। इसमें कब शामिल किया गया प्रोजेक्ट 17 अल्फा है और इसमें शिवालिक श्रेणी के युद्ध पोतों का ही उन्नयन करके इसको बनाया गया है। किसने इसको डिज़ाइन किया है? स्वदेशी रूप से जो है नौसेना डिज़ाइन महानिदेशालय जो है नई दिल्ली, इसके द्वारा डिज़ाइन किया गया है आईएनएस नीलगिरी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 52 में पहला स्टेटमेंट है हाल ही में भारतीय तटरक्षक जहाज आईसीजीएस वराह को शामिल कर लिया था इसमें। करेक्ट है। अगला है कि ये एक अपतटीय गश्ती पोत है जो इस प्रकार के 19M जहाज़ों की श्रेणी में शामिल होने वाला चौथा जहाज है। ये भी करेक्ट है। इसमें 2 इंजन युक्त एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर को संचालित करने की क्षमता है। ये भी करेक्ट है। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 53 पहला स्टेटमेंट है कि हाल ही में ऋषि कपूर को देश के सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये मिला था इस साल अमिताभ बच्चन को, इसमें ऋषि कपूर को नहीं मिला, तो ये वाला हो गया हमारा रॉन्ग पहला स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट है कि माइक्रोहोइला ईओस, ठीक है, जैसे कोरस मेंढक या फिर राइस मेंढक के नाम से जाना जाता है, राइस फ्रॉग, ये नई प्रजाति जो है नामदफा टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में पाई गई है और सामान्यतः इसे राइस या कोरस मेंढक कहते हैं। करेक्ट है ये। उसके बाद है कि हाल ही में अरब सागर में आए तूफान का नाम था हिक्का, तो हिक्का आया था मालदीव के द्वारा, इसका नाम रखा गया था। ये भी करेक्ट है। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2 एंड 3 यानी कि सी। थोड़ा सा एग्रीकल्चर के बारे में है, एग्रीकल्चर आता है हमारी यूपी के एग्जाम में। हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI द्वारा गेहूं की नई किस्म HD 3226 पूसा यशस्वी जारी की गई है। करेक्ट है ये। उसके बाद है पूसा सांभा 1850 उच्च उपज वाली गैर बासमती व ब्लास्ट रोग से प्रतिरोधी चावल की एक किस्म है। ये भी करेक्ट है। पूसा सोना जो है ये प्याज की एक किस्म है। ये भी करेक्ट है। और पूसा अदिति व्यवसायिक कृषि के लिए जारी संकर
यानी जो आपका मॉडिफाइड अंगूर की किस्म है। ठीक है, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हाइब्रिड बोलेंगे शक्कर को, वैसे हाइब्रिड अंगूर। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय एमएचआरडी ने एक नई योजना शुरू की थी, नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी, NEAT। करेक्ट है ये। और यह एक सार्वजनिक निजी भागीदारी योजना है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर आधारित, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करती है। ये दोनों करेक्ट है। उसके बाद है कि हाल ही में क्रोएशिया ने बेसल प्रतिबंध संशोधन का अनुसमर्थन किया है। ठीक है, ये भी करेक्ट है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। बेसल बैन अमेंडमेंट को रेटिफाई करने वाला 97वां देश बना ये क्रोएशिया। क्रोएशिया की कैपिटल क्या है? ज़ाग्रेब है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 पहला स्टेटमेंट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने जनता की शिकायतों के त्वरित और समयबद्ध निवारण हेतु एक हेल्पलाइन शुरू की है। 1100 नंबर मुखिया सेवा संकल्प हेल्पलाइन इसको नाम दिया है। उत्तर प्रदेश की पहल नहीं है ये है हिमाचल प्रदेश की, तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। विश्व बांस दिवस होता है 18 सितंबर को, ना कि 18 अक्टूबर को, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद है कि एक अधिनियम के माध्यम से सरकार ने गैर वन भूमि पर एक पेड़ के रूप में बांस को अवर्गीकृत कर दिया है। ठीक है, ये भी करेक्ट है, हमारा अवर्गीकृत किया है। उसके बाद है कि भारत 130 से अधिक प्रजातियों के साथ चीन के बाद बांस का पूरे विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ये करेक्ट है लेटेस्ट डेटा के हिसाब से। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 और 4 ओनली, यानी कि बी आंसर यहां पर सही है। क्वेश्चन नंबर 57 पहला स्टेटमेंट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में ई सिगरेट पर प्रतिबंध को मंजूर कर दिया है। ये करेक्ट है। ई सिगरेट और सभी प्रकार के ई सिगरेट्स को बैन किया है, और इवेपोरेशन से जो निकोटीन प्रोवाइड करते हैं सभी तरह की डिवाइसेस बैन कर दी हैं। इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम ENDS जो है ई सिगरेट से अलग है, ये लिखा हुआ है, जबकि बिल्कुल नहीं, ENDS में ही ई सिगरेट, ई हुक्का ये सब आ जाते हैं, ई सिगार, ई हुक्का, ई सिगरेट ये सब। अस्त्र एक हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ये करेक्ट है। तो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर सी, 1 और 3 ओनली। ओडिशा के तट पर सफल परीक्षण किया गया था, और आप देख सकते हैं इसको छोड़ा गया था सुखोई MU-30 MKY से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 पहला स्टेटमेंट है, हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA ने MDH उत्पादों को सल्मोनेला बैक्टीरिया से संदूषित यानी कंटामिनेटेड पाया है। ये करेक्ट है। उसके बाद है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने सल्मोनेला को डायरिया रोगों के 4 प्रमुख वैश्विक कारणों में से एक के रूप में चिन्हित किया हुआ है। ये करेक्ट है, चर्चा में आई थी बात। उसके बाद है कि भारत में एक नए खनिज गोल्ड स्मिथ्स की खोज की गई है। गोल्ड स्मिथ्स जो है ये खोजा गया है अफ्रीका की एक माइन में पाए गए डायमंड के अंदर से। ठीक है, इसमें रेयर अर्थ मेटल वगैरह देखे गए हैं, और अपने आप में काफ़ी भिन्न है ये वो मिनरल नहीं जो जनरली हमारी अर्थ पर मिलता है। गोल्ड स्मिथ इसका नाम है, ध्यान रखिएगा। गोल्ड स्मिथ जो है इसमें नायोबियम और दुर्लभ मृदा धातुओं की उच्च सांद्रता पाई गई है। ये करेक्ट है। हमारा करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर सी, 1, 2 और 4। क्वेश्चन नंबर 59 का पहला स्टेटमेंट है कि हाल ही में शुरू की गई उम्मीद इनिशिएटिव का लक्ष्य कैंसर के विषय में जागरूकता फैलाना, जबकि ये जो है वंशानुगत रोगों से संबंधित है, जेनेटिक डिसऑर्डर से, इसका कैंसर से कोई लेना देना नहीं है। ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के तहत चलाया गया है। ये भी करेक्ट है। उसके बाद है कि उम्मीद पहल के अंतर्गत सरकारी अस्पतालों में निदान केंद्र स्थापित किए जाने हैं। ये भी करेक्ट है। तो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा 2 और 3 ओनली, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद इनिशिएटिव के 3 कंपोनेंट बताए जा रहे हैं। एक का नाम निदान है, यानी कि नेशनल इनहेरिटेड डिसीज एडमिनिस्ट्रेशन केंद्र, ये जो एस्टैब्लिश किए जाने हैं निदान के तहत। और है प्रोड्यूस करना स्किल्ड क्लिनिशियंस यानी कि डॉक्टर्स और रिसर्चर्स जो हैं ह्यूमन जेनेटिक्स के क्षेत्र में, और अंडरस्टैंड करना स्क्रीनिंग ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन एंड न्यू बर्न बेबीज फॉर जेनेटिक डिसीजेज इन हॉस्पिटल्स एंड एट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, यानी कि बर्थ के समय ही कोई जेनेटिक डिसऑर्डर की जांच करने की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। ये है उम्मीद इनिशिएटिव के कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 60 का पहला स्टेटमेंट है कि टाइलोफ्लोरा बालकृष्णाई और टाइलोफ्लोरा नेग्लेक्टा ये भारत के नॉर्थ ईस्ट के जंगलों में पाई जाने वाली पौधों की प्रजातियां हैं।
ये रॉन्ग है स्टेटमेंट, क्योंकि आप देखेंगे वेस्टर्न घाट्स में खोजी गई थी न्यू स्पीसीज, जिनका एक का नाम रखा गया था टाइलोफोरा बालकृष्णाई और दूसरा टाइलोफोरा नेग्लेक्टा। ये जो है खोजी गई थी आपकी थोलैयरम शोल जो है वायनाड में, वहां पर केरल से। पहला स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग। अगला स्टेटमेंट लिखा है कि निर्विक योजना भारत में जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज के असर को कम करने संबंधित योजना है। ये भी रॉन्ग हो गया। इसका संबंध है एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस स्कीम से, तो दोनों ही रॉन्ग हो गए। हमारा करेक्ट आंसर बनेगा डी। अब निर्विक के बारे में दिया हुआ है कि निर्यात गारंटी निगम के माध्यम से वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने निर्यात ऋण बीमा योजना शुरू की है, जिसे निर्विक कहा जा रहा है। बढ़ा हुआ बीमा कवर यह सुनिश्चित करेगा कि निर्यातकों के लिए विदेशी और रुपया निर्यात ऋण की ब्याज दर क्रमशः 4 और 8% तक बनी रहे। क्वेश्चन नंबर 61 का पहला स्टेटमेंट है, ये पुरस्कार जो है बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा दिए जाते हैं। करेक्ट है, बिल एंड मिलिंडा। अगला है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी को उज्ज्वला योजना के इम्प्लीमेंटेशन के लिए पुरस्कार मिला। ये सितंबर 2019 की बात है करीब, या अक्टूबर की या नवंबर की, इसी के महीनों के बीच है। तो उज्ज्वला योजना के लिए पुरस्कार मिला है। करेक्ट है। पुरस्कारों में 5 श्रेणियां होती है, जिसमें से एक चेंज मेकर अवार्ड भी होता है। ये भी करेक्ट है। हमारा करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर आपका, एक्चुअली में यहाँ पर पढ़ने मिस्टेक है। ये प्रधानमंत्री को उज्ज्वला योजना के लिए नहीं मिला, ये स्वच्छ भारत अभियान के लिए मिला था ये पुरस्कार, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। मोदी जी को मिला जरूर है ग्लोबल गोलकीपर का अवार्ड 2019 का, लेकिन ये मिला है स्वच्छ भारत अभियान के सफल इम्प्लीमेंटेशन के लिए, उज्ज्वला के लिए नहीं। तो ये वाला इनकरेक्ट हो गया हमारा सेकंड वाला। फर्स्ट और थर्ड करेक्ट हो गए, यानी कि आंसर हो जाएगा डी 1 और 3 ओनली। एसडीजी कंट्रीब्यूशंस को देखते हुए अवार्ड दिया जाता है। इसमें देखिए कुछ कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि आपका प्रोग्रेस अवार्ड, इसमें एज होती है कि 16 से 30 वर्ष के लोगों को मिलेगा। चेंज मेकर अवार्ड 16 से 30 वर्ष के लोगों को। कैंपेन अवार्ड 16 से 30 वर्ष के लोगों को। गोल कीपर्स वॉइस अवार्ड जो है किसी भी व्यक्ति को मिल सकता है। और ग्लोबल गोलकीपर का अवार्ड जो मोदी जी को मिला है, किसी भी व्यक्ति को मिल सकता है, किसी भी उम्र के व्यक्ति को। ठीक है, तो ये है कुल मिलाकर के। क्वेश्चन नंबर 63 में बताना है हमको कि कौन कौन सी पहल मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के द्वारा शुरू की गई थी। तो पहली पहल लिखी हुई है संस्थानों की नवाचार परिषद, ठीक है, IIC। इंस्टीट्यूशंस इनोवेशन काउंसिल, ये पहल भी एचआरडी की है। उसके बाद है स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020, ये भी एचआरडी का है। ARIIA, ये क्या चीज़ है? ये आपकी अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट, ये भी जो एचआरडी का ही इनिशिएटिव है। सिस्टमैटिकली रैंक करता है ये मेजर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज़ को। और इसमें इंडिकेटर्स क्या क्या शामिल है? प्रमोशन ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट अमंग्स देयर स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स के बीच वो एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन नवाचार को किस तरीके से प्रमोट करते हैं, इसको आधार बना करके रैंकिंग दी जाती है। इसको बोलते हैं हम लोग ARIIA। प्रोत्साहन मुद्रा योजना भी टीचर्स स्टूडेंट्स को प्रोत्साहन के रूप में समय समय पर दिया जाता है एचआरडी के द्वारा। करेक्ट है। और विश्वकर्मा पुरस्कार 2019 भी एचआरडी के द्वारा ही दिए जाते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पर बैठेगा डी, ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 64 में पहला स्टेटमेंट है लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 ने संघ के लिए लोकपाल और राज्यों के लिए लोकायुक्त की स्थापना करने हेतु प्रावधान किए हैं। करेक्ट। ये संस्थान बिना किसी संवैधानिक दर्जे के संवैधानिक निकाय माने जा सकते हैं। करेक्ट। उसके बाद है कि लोकायुक्त और उप लोकायुक्त राज्य के लोकायुक्त द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। करेक्ट है। उसके बाद है कि वर्ष 1971 में लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम के माध्यम से लोकायुक्त की संस्था शुरू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र था। करेक्ट। उसके बाद है पिनाकी चंद्र घोष भारत के पहले लोकपाल हैं, ये भी करेक्ट है। हमारा करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 65 का पहला स्टेटमेंट है हिम विजय युद्धाभ्यास हमने किया है लद्दाख में। हिम विजय युद्धाभ्यास किया गया था असम और अरुणाचल प्रदेश में, लद्दाख में नहीं। पहला रॉन्ग हो गया। राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड, जिसे नेट ग्रिड के नाम से जान रहे हैं, नेट ग्रिड प्रोजेक्ट जो है साल के अंत तक शुरू किया जा सकता है। तो सोशल मीडिया अकाउंट्स के रिकॉर्ड्स के विशाल डेटाबेस को जोड़ने की पहल है। इसमें डेटाबेस को जो है एक्सट्रैक्ट नहीं करेंगे दूसरी एजेंसी से, एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे, वहीं पर लिंक कर देंगे सारे सोशल मीडिया के अकाउंट्स को। ठीक है, ये करना है यहाँ पर। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 66 से कौन सा कथन यहाँ पर सही है? भारत ने यूरेशियाई
आर्थिक संघ EAEU की बैठक में भाग नहीं लिया, जिसे चीन में SCO द्वारा आयोजित किया गया था। ये करेक्ट है। उसके बाद है कि क्षेत्र एवं सड़क पहल, जिसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नाम से जानते हैं, चीन द्वारा शुरू किया गया एक बुनियादी ढांचा परियोजना है जो एशिया, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ना चाहता है। यहाँ पर लिखा है अमेरिका, एशिया, यूरोप, अफ्रीका को जोड़ना चाहता है, ये गलत है। हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पर आपका C 1 और 3 ओनली। बेलारूस रिपब्लिक जो है यूरेशियाई आर्थिक संघ का एक सदस्य देश है। करेक्ट है ये, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर C 1 और 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्रायोडेकॉन बोरिस जो है हाल में भारत के उत्तर पूर्वी भाग में खोजी गई मेंढक की प्रजाति है। एक्चुअली मेंढक नहीं है। अभी पैलेंथोलॉजिस्ट ने साइकोट्रिकॉन बोरिस को इस तरीके से आइडेंटिफाई किया है कि लार्जेस्ट फ्लाइंग एनिमल हो सकता है हमारे पास्ट का, ठीक है, करीब प्लेन के साइज का। कुछ चित्रकारों ने इसकी इमेजिनरी पिक जो है इस प्रकार से खींची है, इस तरीके का हो सकता है हमारा साइकोट्रिकॉन, मतलब अब तक का सबसे बड़ा फ्लाइंग रेप्टाइल। चूंकि द हिंदू में आया था, इसको जरूर याद रखना जरूरी है, पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में खोजा गया K2-18b, ये आपको सुपर अर्थ है, ये एक संभावित उदाहरण है सुपर अर्थ का। ये करेक्ट है, हम इसको करेक्ट मान सकते हैं। सुपर अर्थ हम उस एक्सोप्लैनेट को बोला करते हैं, जैसे ये K2-18b एक एक्सोप्लैनेट है, ये उस मतलब उस एक्सोप्लैनेट को सुपर अर्थ कब बोलेंगे? मतलब सुपर अर्थ कब बोलेंगे एक एक्सोप्लैनेट को? जब एक्सोप्लैनेट पृथ्वी से बड़ा होता है लेकिन नेपच्यून से छोटा होता है, उस दशा में उसको बोलते हैं हम लोग आपको सुपर अर्थ। तो ये दोनों करेक्ट है। हमारा करेक्ट आंसर बनेगा C 2 और 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 68 का पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि डिजी स्काई वह पहल है यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए बायोमेट्रिक तकनीकों का उपयोग करते हुए सहज और परेशानी मुक्त यात्रा की परिकल्पना करती है। ये रॉन्ग है। ये परिकल्पना जो भी चीज़ है दिखाई गई है वो डिजी यात्रा की है, ना कि डिजी स्काई की, तो ये रॉन्ग हो गया। और उसी प्रकार से डिजी स्काई नीचे होना चाहिए। डिजी स्काई मानव रहित विमान वाहन UAE अनमैन्ड जो एयरक्राफ्ट व्हीकल्स होते हैं उससे संबंधित समस्त गतिविधियों को विनियमित करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल है, ठीक है। तो ये कौन सा? डिजी स्काई। एक दूसरे के विपरीत ये लिखे हुए हैं, जैसे दोनों रॉन्ग हो जाएंगे। अगर इन दोनों को हम लोग रिप्लेस कर देते तो दोनों करेक्ट हो जाते। हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पर D, ना तो एक सही है ना तो दो। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसान मानधन योजना 18 से 40 वर्ष तक के आयु के लोगों के लिए स्वैच्छिक और अंशदायी योजना है। इसमें हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं 18 से 40 तक, 60 के बाद पेंशन मिलती है। 55 वर्ष तक कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते हैं आप, ये रॉन्ग है। इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर किसानों को 3,000 रुपये की मासिक पेंशन मिला करेगी, ये करेक्ट है। उसके बाद है कि किसान ऐप जो है फसल की भू टैगिंग और भू बाढ़ लगाने में मदद करता है, ये भी करेक्ट है। उसके बाद है कि ये एप्लीकेशन अन्य किसानों को खेती की सर्वोत्तम प्रथाओं को दिखाने में मदद करता है, उनके बारे में बताने में, और अन्य किसानों को विभिन्न तरीकों को अपनाने में मदद मिले ये प्रयास करता है, ये भी करेक्ट है। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा B 2, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 70 है, रूस में विनिर्मित अपाचे हेलीकॉप्टर्स विश्व में सबसे उन्नत बहुउद्देशीय वृहद स्तर पर हमला करने वाले हेलीकॉप्टर्स माने जाते हैं और फ्लाइंग टैंक के रूप में इसका निकनेम दिया जाता है। बाकी सब सही है, फ्लाइंग टैंक वगैरह, लेकिन जो देश इसको बनाता है उसका नाम गलत है। बोइंग बनाती है, बोइंग US की है, ना कि रशिया की। ये इनकरेक्ट हो जाएगा पहला स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि DRDO द्वारा डिजाइन और विकसित की गई अस्त्र मिसाइल जो है हवा से हवा में मार करने वाली भारत की पहली स्वदेशी मिसाइल है, ये करेक्ट हो जाएगा। हमारा करेक्ट आंसर होगा B ओनली 2। अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स को AH-64E के नाम से जानते हैं। बोइंग ने इसको बनाया था, इंडिया ने इसको प्रोक्योर किया है, इंडिया को शायद मिल भी गया है कुछ हेलीकॉप्टर्स यहाँ पर। और ये ऑल वेदर हेलीकॉप्टर्स हैं, फ्लाइंग टैंक के नाम से जानते हैं इसको। रशिया के जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनका नाम होता है Mi-35 और Mi-25। और अस्त्र मिसाइल के बारे में बताइए कि बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, भारत की पहली इंडिजिनसली डेवलप्ड। क्वेश्चन नंबर 71 है गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग के बारे में। ग्रेविटेशनल लेंसिंग एक ऐसी प्राकृतिक घटना यानी फिनोमेना है जो आकाश गंगाओं के चारों ओर प्रकाश को बढ़ा देती है, ये करेक्ट है। उसके बाद है कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी टेम्पलेट्स नामक कार्यक्रम के माध्यम से यह अध्ययन करने की योजना बना रही है कि सूर्य का सृजन कैसे हुआ था।
ये रॉन्ग है। ये टेम्पलेट्स अभियान जो है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का नहीं है, ये है नासा का। तो ये गलत हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर है ओनली 1। क्वेश्चन नंबर 72 पहला स्टेटमेंट है कि बाल कल्याण सूचकांक एनजीओ वर्ल्ड विजन इंडिया और शोध संस्थान IFMR लीड के द्वारा जारी किया जाता है, ये करेक्ट है। उसके बाद है कि केरल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश और पुडुचेरी सूचकांक पर शीर्ष पर रहे, ये भी करेक्ट है। कुष्ठ रोग को हैंसन रोग के रूप में भी जानते हैं। मुख्य रूप से त्वचा, परिधीय तंत्रिकाओं, ऊपरी श्वसन पथ और आंखों की श्लैष्मिक सतहों को प्रभावित करता है, ये आपका कुष्ठ रोग, करेक्ट है ये। उसके बाद है कि तपेदिक रोग वायरस के कारण होता है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक हवा के माध्यम से फैल सकता है। तपेदिक जो है ये विषाणु से नहीं, जीवाणु से होता है, बैक्टीरियल है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है, ये आपको पता है, छोटी क्लासेस में से ही है। ये रॉन्ग है, हमारा करेक्ट आंसर है ए 1, 2 एंड 3। भारत में जल संकट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने बताना है कौन सा सही है। अगला है, मतलब पहला स्टेटमेंट इसमें लिखा हुआ है कि जल तनाव सूचकांक वाटर स्ट्रेस इंडेक्स वेरिस्क मैपलक्रॉफ्ट एक रिस्क एनालिटिक्स कंपनी है या फर्म है लंदन में, उसने अनुमान लगाया है कि भारत दुनिया का 46वां सबसे बड़ा जोखिम वाला देश है यहाँ पर, करेक्ट है ये, मतलब हाई रिस्क में रखा है इस इंडिया को। जलवायु परिवर्तन भेद्यता सूचकांक यूएन द्वारा जारी किया जाता है, उसको भारत में मध्यम जोखिम में रखा गया है, ये इनकरेक्ट है। मीडियम रिस्क में नहीं रखा गया है, इसमें भी इंडिया को हाई रिस्क में रखा गया है, ठीक है, हाई रिस्क इन द क्लाइमेट चेंज वल्नरेबिलिटी इंडेक्स। तो पहला स्टेटमेंट हो गया यहाँ पर करेक्ट, इसमें एक्सट्रीम रिस्क में रखा है और इसमें रॉन्ग हो गया। फिर है जल तनाव सूचकांक वाटर स्ट्रेस इंडेक्स के अनुसार दिल्ली कम जोखिम वाले क्षेत्र में, बिल्कुल नहीं, दिल्ली उच्च जोखिम वाले क्षेत्र में है। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ओनली 1। क्वेश्चन नंबर 74 पहला स्टेटमेंट है कि पर्यावरण मंत्रालय ने यह भी बताया, या फिर पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अनुसार देश का उर्वरक क्षेत्र ऊर्जा उपयोग के लिए इस दुनिया में सबसे अच्छा है। ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये बात कही गई जरूर है, लेकिन ये कही गई है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट में, दैट द कंट्रीज फर्टिलाइजर सेक्टर इज अमंग द बेस्ट इन द वर्ल्ड इन एनर्जी यूसेज, ठीक है, एंड ग्रीन हाउस गैस एमिशंस इन इस रिपोर्ट ग्रेन बाय ग्रेन, ग्रेन बाय ग्रेन नाम से रिपोर्ट जारी की गई है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के द्वारा। उन्होंने कहा है, हमारे भारत के पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा ये नहीं कहा गया है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से रॉन्ग हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट है उत्तर प्रदेश राज्यों में सर्वश्रेष्ठ है, करेक्ट है ये। और रिपोर्ट ग्रेन बाय ग्रेन भारत में उर्वरक उद्योग के पर्यावरण प्रदर्शन का पूर्ण मूल्यांकन है, ये भी करेक्ट है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी 2 एंड 3 ओनली। भारत में आरक्षण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के उपवर्गीकरण की जांच करने के लिए न्यायमूर्ति जी रोहिणी आयोग की स्थापना की गई थी, लगातार इनको समय भी दिया गया है। यह पैनल संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत सृजित किया गया है, यह भी करेक्ट है। मंडल आयोग ने ओबीसी को शामिल करने के लिए मौजूदा कोटे को, जो SC ST के लिए 22.5% था, इसको बढ़ा करके 49.5% करने की सिफारिश की थी। इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी के लिए जाति आधारित आरक्षण को वैध माना था। कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, आपको बता दें, सारे के सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। अगर ये सब आपको पता है, ये इंडिविजुअल क्वेश्चन के फॉर्म में भी आ सकते हैं और एक साथ भी आ सकते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। क्वेश्चन नंबर 76 पहला स्टेटमेंट कह रहा है, संसद ने सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृत संख्या भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटा करके 25 से बढ़ा करके 34 कर दी है। एक्चुअली 31 से 34 की है और इसमें CGI इंक्लूडेड है, एक्सक्लूडेड नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग। अगला स्टेटमेंट है कि ओरिजिनली सबसे पहले भारत के संविधान में 124 आर्टिकल के तहत ये संख्या निर्धारित की गई थी 12, ये 8 निर्धारित की गई थी, 12 नहीं, ठीक है। लगातार जजेस की संख्या बढ़ती रही है। उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, ये करेक्ट है। हमारा करेक्ट आंसर बनेगा ओनली 3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन है, काबिल खानजी विदेश इंडिया लिमिटेड के बारे में बात करना है। किस लिए शुरू किया गया है? राष्ट्र की खनिज सुरक्षा सुनिश्चित करना है, ऑप्शन नंबर बी।
तो स्ट्रैटेजिक सप्लाई ऑफ मिनरल्स मेंटेन रहे भारत को डोमेस्टिक मार्केट में, इन सबको सुनिश्चित करने के लिए ये सेटअप किया गया है। पार्टिसिपेंट्स इसके 3 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नैल्को, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL और मिनरल एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड जो है, इसके 3 कंपोनेंट या फिर 3 एंटरप्राइज हैं इसके, और ये सब जो इसके फंक्शन है। इट वुड इंश्योर मिनरल सिक्योरिटी टू द नेशन, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 78 है कि 4 नए उत्पादों को GI टैग मिला है हाल में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है, मतलब किसको किसको मिला है। पहली बार तमिलनाडु में प्रसादम को यानी कि पंचमीर्थम को ये GI टैग दिया गया, ये करेक्ट है, ठीक है। पंचामृतम को ये दिया गया है, तो प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। लॉर्ड धनद्युतपानी स्वामी का मंदिर है यहाँ पर आपका पलानी टाउन में, और यहाँ पर प्रसादम के रूप में चढ़ता है ये आपका पंचामृतम। इसमें क्या क्या डाला जाता है, बनाना, जैगरी, शुगर, काऊ घी, हनी और कार्डमम से बनता है ये प्रसाद, इसको GI टैग मिला है अभी। उसके बाद तावलोलोपुआन जो है ये आपका GI टैग इसको मिजोरम के लिए मिला है, ना कि नागालैंड के लिए, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है आपका कि केरल की तिरूर सुपारी में औषधीय गुण होते हैं, ये पाया गया है, ये भी करेक्ट है। उसके बाद लिखा है कि मीजो पुअनछाई जो है जमीन पर बनाई जाने वाली एक मीजो पेंटिंग है, पेंटिंग नहीं है, शॉल हुआ करता है, ये गलत हो गया। हमारा करेक्ट आंसर है A 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 79 पहला स्टेटमेंट है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक ने 2 राज्यों की सिफारिश की थी, जम्मू और कश्मीर की, और उनको 2 यूटीज में बदल दिया है। एक्चुअली लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 अलग बने थे, तो ये हम नहीं कह सकते कि जम्मू और कश्मीर अलग हुए थे। जम्मू कश्मीर को तो जो है अलग कर ही दिया, लद्दाख एक नया स्टेट जो है उससे निकाला गया, ठीक है। उसके बाद है कि अनुच्छेद 35A जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस देता था, ये करेक्ट है। उसके बाद संविधान के अनुच्छेद 370 ने स्थायी निवासियों को परिभाषित करने के लिए राज्य की विधायिका को अधिकार दिया था, ये भी करेक्ट है। हमारा करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर B 2 और 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 80 में करेक्ट आंसर आपका D है, चारों के चारों स्टेटमेंट यहाँ पर आपके सही हैं। कनाइन डिस्टेंपर वायरस के बारे में, श्वसन और तंत्रिका तंत्र पर हमला करता है। राजस्थान के रणथंभौर नेशनल पार्क के आसपास सबसे पहले कुत्तों में देखा गया था। ये वायरस मनुष्यों में खसरे के वायरस और रिंडर पेस्ट वायरस जो मवेशियों को प्रभावित करते हैं उसके समान है, और कनाइन डिस्टेंपर संक्रमण का फिलहाल कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। ऑप्शन नंबर D सही है, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 41 में बताना है कि विकास बैंक के बारे में। डेवलपमेंट बैंक एक वित्तीय संस्थान होते हैं जो पूंजी गहन निवेश के लिए दीर्घकालिक ऋण प्रदान करते हैं, ना कि अल्पकालिक। ये रॉन्ग हो गया। फंड के स्रोतों में पूंजी बाजार में लंबी अवधि की प्रतिभूतियां शामिल हैं, करेक्ट। और भारतीय औद्योगिक वित्त निगम जो है भारत का पहला विकास बैंक है, ये भी करेक्ट। हमारा करेक्ट आंसर बनेगा B 2 और 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 82 है, टैक्स सक्षम के बारे में कौन सा कथन सही है। यह परियोजना वाणिज्य मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है, नहीं। टैक्स सक्षम ये है आपका MSME मिनिस्ट्री का और कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज CII के साथ मिलकर के उन्होंने बनाया है इसको। इसका लक्ष्य MSMEs के लिए प्रौद्योगिकी अपनाने के संदर्भ में अंतर को कम करना है, करेक्ट है ये। हमारा करेक्ट आंसर है 2 यानी कि B ओनली। क्वेश्चन नंबर 83 है, मेकोंग गंगा सहयोग के बारे में। मेकोंग गंगा कॉरपोरेशन जो है इसकी 10वीं मेकोंग गंगा सहयोग मंत्री स्तरीय बैठक बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित हुई थी, करेक्ट है ये। उसके बाद लिखा है कि MCG एक उप क्षेत्रीय सहयोग संगठन है जिसमें भारत और 5 आसियान देश शामिल हैं, करेक्ट। मलेशिया MCG के सदस्यों में से नहीं है, मलेशिया जो आसियान का हिस्सा नहीं है, तो इसका भी हिस्सा नहीं है। हमारा करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर A 1 और 2 ओनली। जितने देश यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं यही मेकोंग गंगा सहयोग के सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 84 में इम्प्रिंट 2 के बारे में, ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की पहल है, नहीं, ये केवल HRD की पहल है। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों में शोध को बढ़ावा देना, ठीक है, इनोवेशन को और रिसर्च को, तो ये इसमें नहीं आएगा। सेकंड में लिखा हुआ है कि सरकारी स्कूलों में प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, नहीं। उसके बाद है इस योजना के तहत संकाय सदस्य प्रधान अन्वेषक PI के रूप में कार्य कर सकते हैं, करेक्ट है ये। हमारा करेक्ट आंसर बनेगा C 3 ओनली। मेघदूत ऐप के बारे में बात करना है। पृथ्वी विज्ञान और कृषि मंत्रालय द्वारा ये संयुक्त पहल है मेघदूत ऐप, करेक्ट है ये।
उसके बाद लिखा हुआ है कि ये मोबाइल एप्लीकेशन स्थानीय भाषाओं में किसानों को मौसम आधारित कृषि सलाह प्रदान करेंगे। ये भी करेक्ट है। आंसर हो जाएगा इसमें सी, 1 और 2 ओनली। सीआरपीसी की धारा 144 के संबंध में कौन सा कथन यहां पर सही नहीं है बताना है। इसकी अधिसूचना क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी की जा सकती है, करेक्ट है। उसके बाद प्रशासन को इंटरनेट रोकने की अधिकार मिल जाता है, इसमें करेक्ट है। सभी नागरिकों को लाठियों सहित किसी भी अधिकार को ले जा मतलब किसी भी हथियार को कैरी करने से रोका जा सकता है, करेक्ट। इसमें लिखा है कि तहत कोई भी आदेश धारा 144 के तहत 15 दिन से अधिक समय पर लागू नहीं रह सकता है, जबकि इसकी अवधि 2 महीने की है। ये गलत लिखा हुआ है। एक ऐसी गैर कानूनी सभा में शामिल किसी भी व्यक्ति को दंगा करने में संलग्न होने के लिए आरोपित किया जा सकता है, करेक्ट है। उसके बाद है कि इस अधिनियम के अंतर्गत अधिकतम सजा 6 महीने की है लिखा है, लेकिन अधिकतम सजा 3 वर्ष की है। कर्फ्यू के समान ये नहीं होता है। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 467। 467 ऑप्शन यहाँ पर आपके रॉन्ग है। सोशल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पहला कथन है सेबी के विनियमन के तहत वाणिज्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। एक्चुअली वित्त मंत्रालय के तहत शुरू किया गया है, वित्त मंत्री ने अनाउंस किया था इसको। इलेक्ट्रॉनिक तरीके से निधि जुटाने हेतु एक प्लेटफॉर्म है जो निवेशकों को एक सामाजिक उद्यम में शेयर खरीदने की अनुमति देता है। ये पहले से ही यूके और सिंगापुर जैसे देशों में मौजूद है। सोशल स्टॉक एक्सचेंज इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट एक औसत दर्जे का सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभाव बनाने के उद्देश्य से व्यवसायों में किया गया निवेश है। ये भी करेक्ट है। हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पर 2, 3, 4 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चिट फंड के बारे में पहला कथन कह रहा है कि ये एक सेविंग स्कीम होती है जिसमें निश्चित संख्या में कुछ ग्राहक होते हैं, सदस्य होते हैं, निर्धारित अवधि में इंस्टॉलमेंट पर अपना पेमेंट जमा करते हैं, करेक्ट है। आरबीआई के द्वारा विनियमित नहीं होता है चिट फंड, बिल्कुल। उसके बाद लिखा है कि चिट फंड का विनियमन भारतीय संविधान की केंद्रीय संघीय सूची के अंतर्गत आता है, ये भी इनकरेक्ट है। उसके बाद लिखा है कि चिट फंड संशोधन विधेयक 2019 के अनुसार फ्रैटर्निटी फंड को अब चिट फंड भी कहा जा सकता है, ये करेक्ट है। हमारा करेक्ट आंसर बनेगा 4, मतलब आपका डी ऑप्शन 1 और 4 ओनली करेक्ट। पहला और चौथा खाली करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 89 पहला स्टेटमेंट है कि हाल ही में सरकार ने कोयला खनन में स्वचालित मार्ग के तहत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देती थी, करेक्ट है ये। उसके बाद लिखा है कि निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग ने कोयला और कोल इंडिया लिमिटेड और कोयला मंत्रालय को कोल इंडिया की सबसे बड़ी उत्पादन इकाइयों और इसके अन्वेषण शाखा में से 4 को सूचीबद्ध करने हेतु एक प्रस्ताव भेजा था, ये भी करेक्ट है। उसके बाद है कि भारत में वर्तमान में बिजली उत्पादन का अधिकांश हिस्सा कोयले पर ही आधारित है, ये भी करेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट कह रहा है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक है, ये गलत है। भारत तीसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक है। पहले पर कौन है आप लिख करके हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 90 पहला स्टेटमेंट है कि समुद्री मत्स्य पालन की वह शाखा है जो मुख्य रूप से समुद्री मछलियों और अन्य समुद्री उत्पादों से संबंधित है, ये करेक्ट है। उसके बाद है कि मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय का लक्ष्य है कि 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना है, ये भी करेक्ट है। उसके बाद लिखा है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना मूल्य श्रृंखला यानी वैल्यू चेन में महत्वपूर्ण अंतराल को भरना चाहती है, गैप फिल करना चाहती है। इसको क्रिटिकल गैप फिलिंग बोलते हैं। स्टेटमेंट कह रहा है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है, जो कि गलत है। भारत दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है, सबसे पहला नहीं। उसके बाद लिखा है कि मत्स्य मूल रूप से संघ का विषय है, यानी संघ सूची के अंतर्गत आता है नहीं। फिशरीज जो है ये स्टेट सब्जेक्ट है, ये गलत हो गया। भारत में नीली क्रांति जो है 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी, ये करेक्ट है। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 4 और 5 ओनली, क्योंकि इसमें इनकरेक्ट पूछा था, तो डी सही हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत में 160 गीगावाट के लक्ष्य के मुकाबले अब 2019 में 65 से 70 गीगावाट पवन और सौर क्षमता को जोड़ा गया है, करेक्ट है। एक हाइब्रिड ऊर्जा प्रणाली में आमतौर पर 2 या 2 से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होते हैं, ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट। उसके बाद है कि भारत अपनी तेल जरूरतों
या तेल रिक्वायरमेंट्स का 80% आयात करता है और पूरी दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है। ये भी करेक्ट है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। हमारी आंसर की में हाइब्रिड पावर सिस्टम को बना करके भी दिखाया है कि ये कैसे काम करता है। इसमें 2 सोर्स यूज होते हैं रिन्यूएबल एनर्जी के, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। क्वेश्चन नंबर 92 में है कि विश्व पर्यटन दिवस 2019 की थीम थी पर्यटन और नौकरियां, यानी कि टूरिज्म एंड जॉब्स बेटर फ्यूचर फॉर ऑल। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है, पहली वाली करेक्ट है, आपको बता दें। सेकंड स्टेटमेंट है यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट यानी ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किए जाने वाला एक बाई एनियल पब्लिकेशन है। करेक्ट है, 2 साल में एक बार ही पब्लिश होती है। विश्व धरोहर स्थलों की सूची में भारत में इस समय 38 स्थल हैं, जयपुर जो है ये लेटेस्ट है, ये भी करेक्ट है। उसके बाद हमसे पूछा है कि हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 के अनुसार भारत की रैंकिंग जो है 74वीं, यहाँ पर गलत है, 84वीं रैंक है ना कि 74वीं, बाकी सारे सही है। हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी 1, 2 एंड 3, यहाँ पर मिसप्रिंट है, यहाँ पर 4 कर लेंगे, 1, 2 एंड 3 यहाँ पर सही है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 93 में पूछा है कौन सा कथन सही है। 7 स्टार इंद्रधनुष योजना जो है राजस्थान की है, ये पहले लिखा हुआ है, जबकि ये हरियाणा की है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया और सेकंड और थर्ड यहाँ पर सही है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। क्वेश्चन नंबर 94 है वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट WRI द्वारा जारी एक्वाडक्ट वाटर रिस्क एटलस के अनुसार भारत को 17 अत्यंत जल दबाव वाले यानी कि 17 एक्सट्रीमली वाटर स्ट्रेस्ड कंट्रीज की लिस्ट में आखिरी स्थान पर रखा है। भारत को 13वें स्थान पर रखा है, ना कि आखिरी स्थान पर, तो ये इनकरेक्ट हो गया। नीति आयोग ने हाल ही बताया है कि देश अपने इतिहास में सबसे खराब जल संकट से पीड़ित है। थर्ड में बताया है कि राष्ट्रीय स्तर पर बाघों की जनगणना हर 4 साल में एक बार की जाती है और हाथियों की जनगणना 5 बार, मतलब 5 साल में एक बार होती है। तो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, फर्स्ट वाला रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इंडिया का स्थान 13 एक्सट्रीमली वाटर स्ट्रेस्ड कंट्रीज में 17 में से 13 है, ना कि आखिरी पर। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर बी। क्वेश्चन नंबर 95 है नदी जोड़ो परियोजना जो है वाटर लिंकिंग प्रोजेक्ट के बारे में। पहला स्टेटमेंट है कोसी मेची नदी लिंकिंग या फिर कोसी मेची रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट जो है देश का पहला प्रमुख वाटर लिंकिंग या रिवर लिंकिंग परियोजना है, ये रॉन्ग हो गया। सबसे पहली तो आपकी केन बेतवा है। मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी है कोसी मेची, जिस पर विचार किया जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि पार तापी नर्मदा लिंक प्रोजेक्ट जो है गुजरात और राजस्थान में स्थित है, जबकि हमारे आंसर की में लिखा हुआ है कि पार तापी नर्मदा लिंकिंग प्रोजेक्ट ये महाराष्ट्र और गुजरात में है। तो पहला यहाँ पर इनकरेक्ट हो गया, थर्ड यहाँ पर इनकरेक्ट हो गया, सेकंड वाला करेक्ट है। हमारा करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर ओनली ए यानी कि केवल 2। क्वेश्चन नंबर 96 में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने महासागरीय ऊर्जा को नवीकरणीय ऊर्जा घोषित किया है, करेक्ट है ये। उसके बाद है कि महासागर ऊर्जा और गैर सौर नवीकरणीय क्रयबद्धताओं को पूरा करने के लिए पात्र होगी, करेक्ट। अक्षय ऊर्जा की मांग पैदा करने के लिए पूरे देश में आरपीओ को लागू किया जा रहा है, करेक्ट। और महासागर थर्मल ऊर्जा रूपांतरण ऊर्जा निकालने के लिए सतह की समुद्र से 1000 मीटर से कम गहराई तक के तापमान के अंतर का उपयोग करता है, ये भी करेक्ट है। हमारा करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 97 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही है बताना है। विधेयक पुराने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की जगह ले चुका है, ये करेक्ट है, ठीक है। तो पहला करेक्ट हो गया। उसके बाद है कि इसमें ऐसे उपभोक्ता भी शामिल है जो पुनर्विक्रय के लिए वाणिज्यिक उद्देश्य से सामान खरीदते हैं, नहीं, इसमें सिर्फ कंज्यूमर को जो अपने खुद के उसके लिए सामान खरीदता है उसे शामिल किया गया है, उसी को कंज्यूमर माना गया है। विधेयक उपभोक्ताओं द्वारा शिकायतों की सुनवाई के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग जो CDRC या कंज्यूमर कोर्ट बनेंगे उनकी स्थापना करता है, करेक्ट है। CDRC में दंड लगाने की शक्ति नहीं है, बिल्कुल रॉन्ग, बिल्कुल दंड लगाएगा CDRC अलग अलग लेवल पर। 10 करोड़ से ऊपर अब इनका कैप कर दिया है, 10 करोड़ से ऊपर के भी मामलों में जुरिडिक्शन रहेगा कंज्यूमर कोर्ट्स का। तो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा C 1 and 3 ओनली।
क्वेश्चन नंबर 98 पहला स्टेटमेंट है कि वर्तमान में भारत में 6 राजनीतिक दल हैं जिन्हें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है। 8 हो गए हैं अब। नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी 8वीं राष्ट्रीय पार्टी है। समग्र शिक्षा जल सुरक्षा का उद्देश्य देश भर में सभी स्कूलों में जल संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करना है। करेक्ट है, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2 and 3 ओनली बी। क्वेश्चन नंबर 99 संविधान के अनुच्छेद 371 में पूर्वोत्तर और कुछ अन्य राज्यों के आदिवासी समुदायों के लिए विशेष प्रावधान है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी जो है सही ढंग से मेल खाती है, इसमें बताना है। इसमें महाराष्ट्र और गुजरात के लिए 371 सही दिया हुआ है। फिर आपका आंध्र प्रदेश के लिए 371 डी 371 ई सही दिया हुआ है। हमारा करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए 1 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 100 में बताना है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर द्वारा निर्धारित किए जाने के बाद भारत को पहली बार राष्ट्रीय अनिवार्य नैदानिक सूची प्राप्त हुई है। करेक्ट। डब्ल्यूएचओ ने 2018 में अनिवार्य नैदानिक सूची का पहला संस्करण जारी कर दिया था। करेक्ट। झारखंड सरकार नहीं, छत्तीसगढ़ की सरकार जो है लेमरू हाथी रिजर्व की स्थापना करेगी, ये इनकरेक्ट। हमारा करेक्ट आंसर बनेगा सी 1 and 2 ओनली। समग्र जल प्रबंधन सूचकांक का सेकंड वर्जन जो आया है उसमें बताना है कौन सा सही है। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, ये गलत है। नीति आयोग जो है इसको प्रिपेयर करता है और जारी करता है। उसके बाद है गुजरात जो है 2017-2018 वर्ष के लिए सर्वोच्च प्रदर्शन करने वाला है। ये बड़े राज्यों में है। छोटे राज्यों में हिमालयन स्टेट्स में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में सबसे पहला नंबर हिमाचल प्रदेश का है। उसके बाद यह है कि सबसे पहली बार यूनियन टेरेटरीज ने अपना डेटा दिया है और यूनियन टेरेटरीज में टॉप पर आपका पुडुचेरी है। ये करेक्ट है, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2 and 3 ओनली, यानी कि बी। क्वेश्चन नंबर 102 है आई नेत्र जो है नेत्र जांच को किफायती बनाने हेतु एक ऐप है जिसे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो है JNTU हैदराबाद हम लोग कह सकते हैं क्लियरली। तो इसमें 4 इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने इसको डेवलप किया है। ठीक है, इजी एक्सेसिबल अफोर्डेबल नेत्र है, विजन स्क्रीनिंग इसको इजी बना सकता है। ठीक है, CSIR से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो ये रॉन्ग हो गया। प्रोजेक्ट श्योर जो है वायु प्रदूषण को कम करने संबंधित नहीं है, ये जो है सस्टेनेबल फैशन से रिलेटेड है। इसको यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने लॉन्च किया था, प्रोजेक्ट SURE श्योर। श्योर का फुल फॉर्म है यहाँ पर सस्टेनेबल रिजोल्यूशन, अ फर्म कमिटमेंट फ्रॉम द इंडस्ट्री टू मूव टुवर्ड्स फैशन दैट कंट्रीब्यूट्स टू अ क्लीन एनवायरनमेंट। क्वेश्चन नंबर 103 लिखा हुआ है अंगीकार अभियान केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के विगत विवादों के परिसमापन के लिए है, ये रॉन्ग हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स ने इसको लॉन्च किया। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने प्रधानमंत्री आवास योजना का जो लाभ ले चुके हैं उनको और भी केंद्रीय योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए अंगीकार अभियान लाया गया है। अंगीकार अभियान जो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का, ये हमने बता दिया आपको, सही है। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को भी मनाते हैं। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। क्वेश्चन नंबर 104 में दिया हुआ है सबका विश्वास योजना प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के लाभार्थियों को अन्य केंद्रीय योजनाओं को अंतर्गत लाने के लिए ये प्रारंभ की गई है। हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देख लिया कि इसका नाम कुछ और है, अंगीकार है, सबका विश्वास नहीं है। इनाफ प्रोजेक्ट जो है, इनाफ प्रोजेक्ट का उद्देश्य पशुओं की उचित पहचान करने और उनके उत्पादों तक पहुंच बनाने में सक्षम बनाता है। ये करेक्ट है, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ओनली बी। क्वेश्चन नंबर 105 का आंसर आप लोग हमको कमेंट करके बता सकते हैं, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसको 105 नंबर का। आप लोग सभी लोग लिखिएगा इसको, जो लोग अंत तक देख रहे हैं, और अपनी प्रेजेंस दर्ज करवाइए। जय हिंद दोस्तों।